नवीद कयूम कहते हैं कि हर टीचर की रेस है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना करे। बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो नवीद मेरा बच्चा हमें बता दें किस तरह से सिलेबस कवर करवाएं ताकि हम वैसे सिलेबस कवर करवा देते हैं। मैं सारे टीचर्स को बोल देता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, आप लोगों को क्या टाइम कन्वे हुआ है स्केड्यूल में? 6 हुआ है। किस? ठीक है, 6 बजे का। आप लोगों के पास जो, रुक जाए, आप लोगों के पास स्केड्यूल नहीं आता है? स्केड्यूल में 6:30 है ना टाइम? ठीक है, तो 6 की कंफ्यूजन किसको हुई है? स्केड्यूल में 6 है, बाद में 6 आया था। अच्छा, तो वो जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने शायद 6 बजे का टाइम भेज दिया होगा। बेसिकली जो आप लोगों को मेन स्केड्यूल शेयर होता है कि कौन सी क्लास किस टीचर के साथ स्केड्यूल है, उसका टाइम क्या है, वो टाइम होता है। आपकी क्लास जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने जूम पे आपकी क्लास कोऑर्डिनेट करवानी होती है और हमें साथ में असिस्ट करना होता है तमाम मेंटोर्स को, उन्होंने क्लास को आधा घंटा पहले या 45 मिनट पहले स्टार्ट करना होता है एक एसओपी के मुताबिक। तो 6 बजे का टाइम वो टाइम था। डेली क्लास 6:30 होती है। आज उन्होंने 6 लिख कर भेज दिया, ये एक टाइप मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इस पर अगर आप आसमान सर पे उठा लें जितना ऑलरेडी सर पे है और ज़मीन जो है पैरों के नीचे ले आए जो कि आपके ऑलरेडी पैरों के नीचे है, तो ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादती वाली बात है। किसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा तसल्ली से रहें और गुस्से वाली जो बातें हैं वो ना करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और कुछ लॉजिकल सेंस के साथ चीज़ों को देखा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। जिस बच्चे को ये एतराज़ है कि आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है और आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जा रहे, तो वो मुझसे बात कर लें अलहदा से, ताकि मैं भी पूछूं कि कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्होंने आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करवाया और स्पीड भी तेज़ रखी हुई है। राइट? तो गुस्सा नहीं करना, किसी टीचर के हवाले से कोई बात नहीं करनी। यहाँ कोई टीचर भी आप लोगों से ये लेबल नहीं लगवाने आया कि वो अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है। राइट? तो जो 2-3 बच्चों के इश्यूज ऐसे हैं कि उनका टाइम हमने बहुत ज़ाया कर दिया है, तो उनका ज़ाया ही होगा। उनको कुछ भी, उनको उनके पल्ले फिर भी कुछ नहीं पड़ेगा सब कुछ बताने के बाद। लेकिन अगर आप 30 मिनट पहले आ गए हैं और क्लास में कोऑर्डिनेटर ने आपको कन्वे कर दिया है कि क्लास 6:30 है, तो उस बच्चे की कंफ्यूजन खत्म हो गई ना। उसमें पैराग्राफ लिखने की क्या जरूरत है? उसमें पूरा ऐसे टाइप करने की क्या जरूरत है? आप निकल जाए क्लास से। एंड फ्रॉम लास्ट 7 to 8 days कोऑर्डिनेटर्स आर नोवेयर। क्लास ऑन करते हैं 10-15 दिन में एक दफ़ा आवाज़ तक नहीं सुनाई दी कि क्वेश्चन आंसर इटीसी सो पर। नहीं, कोऑर्डिनेटर्स आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए नहीं है, हम हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जो मेंटोर्स आपके साथ कनेक्ट हैं। और स्पेसिफिकली मुझे आप बताएं, आपके ओवरऑल बैजेस को जो मेजर पोर्शन के तौर पे भी देख रहा हूँ तो मैं ही देख रहा हूँ, मुझे आप बता सकते हैं, बाकी तमाम मेंटोर्स को बता सकते हैं, जो लोगों ने आपका एडमिशन प्रोसेस किया है तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर का, वहाँ पे आपके ऑफिस के जो एडमिशन ऑफिस के लोग हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल है। अवैस कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें ज़ईम को कहकर। मोहम्मद अवैस का मैसेज ज़ईम को जा रहा है कि वो इनको ऐड कर दें, मोहम्मद अवैस को। हाँ जी, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, लेकिन मुझे मुझे ये बात समझाएं, ये बात अच्छी नहीं लगती जो डिस्कशंस आप करते हैं, इतना टाइम ज़ाया आप कर रहे हैं। 6:30 का टाइम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है और पता नहीं क्या क्या आप और बात कर रहे होते हैं साथ में जाके। हमें गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो बैच है नोवा का, जो कि 100 मार्क्स का बैच है, ये सबको बताना चाहता हूँ, ये बैजेस की नोवा को ज़रूरत नहीं है। पहली बात, नोवा एक सीएसएस की अकेडमी है, एक पीएमएस की अकेडमी है। हम हर साल सिर्फ और सिर्फ 3 बैजेस, मैक्सिमम 3 बैजेस लेते हैं। और ये बैजेस हमारे ना सिर्फ हाई कॉस्ट बैजेस होते हैं कि आपके पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ आप लोग पे करते हैं, आपके 7 सब्जेक्ट हैं, 2000 पे करते हैं आप। और जो टीचर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो सारे वो टीचर्स हैं जो सीएसएस की क्लासेस को पढ़ाते हैं।
अगर आप लोग को फिर भी कदर नहीं है कि जो चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं, तो फिर भी आप लोगों के कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। ये जो मैनेजमेंट के रोले हैं और जो टीचर्स के आने के बाद भी आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हो क्लास के अंदर कि टीचर्स अपना कोर्स कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं, दैट्स लुक्स ऑड कि आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये आप मुझे कह रहे हैं या बाकी टीचर्स को कह रहे हैं। मतलब आपको अगर किसी को प्रेज नहीं करना है तो प्लीज़ उसको क्रिटिसाइज ना करें, और अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो हमारे पास अप्लाई करेंगे, आपको हम फैकल्टी में ऐड करते हैं और इंशाल्लाह आप अगर इस कैलिबर में हुए तो ज़रूर आपको ऐड करेंगे फैकल्टी में। और अगर यहाँ पढ़ने आए हैं तो फिर पढ़ने वाली बातें करें। किसी का टाइम अगर हमने ज़ाया किया तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो आप लोग गलत जगह तो नहीं आ गए कहीं? आ जाए जी। अब हम गुस्सा थूक देते हैं। गुस्से हमारे इतने ही होते हैं, एक एक 2 मिनट के, और वापस आ जाते हैं। और उसमें ये कि सॉरी सॉरी कुछ नहीं होती, बस एक कमेंट आप लोग का भी जायज़ हो सकता है। और मैं आज उन कोऑर्डिनेटर से कंफर्म करूंगा कि उन्होंने 6 PM क्यों लिखा है, कि क्लैरिकल मिस्टेक की भी तो क्यों की। अगर कोई फांसी चढ़ता हुआ तो चढ़ा दूंगा, अगर सज़ा थोड़ी बनी तो फिर थोड़ी दूंगा, लेकिन इस बात की तंबीह की जाएगी कि ऐसा क्यों किया है इन बच्चों के साथ। इनको अगर आप लिख देते रात के 1 बजे क्लास है तो 1 बजे भी आ जाते, तो इनको ज़रा ध्यान से कुछ चीज़ें भेजा करो। ये ना हो कि किस दिन लिख दो कि आज क्लास जो है चीन के अंदर है, चाइना के वीज़े लेते फिर सारे। तो इसलिए इन बच्चों का आइंदा ध्यान करना है, इनको बिल्कुल वो लिखना है जो है, जो नहीं है वो गलती से भी ना बता देना इनको। ठीक है, खुश रहो। चलो जी, आ जाओ, वापस आ जाओ जी। ऑल रेडी, लव यू बैक ऑल। अब सवाल ये हुआ कि अब हम डील करेंगे इस, 1 मिनट होल्ड करें प्लीज़। ठीक है जी। अब हम नहीं, नोवा के नारे नहीं लगवाने के लिए ये सारा भाषण मैंने दिया, आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं होगा, बेफिक्र रहें। अच्छा, सबसे पहले कल हमने किया था नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, आज हम ऑस्ट्रेलिया करेंगे, उसके बाद हम ओशियंस करेंगे, उसके बाद हम सिविलाइजेशंस ऑफ वर्ल्ड करेंगे। राइट, 3 चीज़ें करेंगे। हाँ जी, चैट ऑफ कर देते हैं। 3 चीज़ें करेंगे। पहली क्या क्या मैं बताया, ऑस्ट्रेलिया करेंगे, हमारा जोग्राफिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम, अल्लाह करेगा आपका भला, हम ओशियंस करेंगे सारे। और उसके बाद थर्ड चीज़ हम करेंगे सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा पार्ट है लेकिन मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आप लोगों के ये MCQs इस हवाले से जो आते हैं आपको नज़र आएगा कि वो भी सॉल्व हो गए। इसके बाद मेरे साथ आपके रहते हैं 3 लेक्चर्स आज के सेशंस के बाद। अगले 2 सेशंस के अंदर, हाँ मैं बहुत स्पीड में कोशिश करूंगा, जाऊंगा। अगले 2 सेशंस के अंदर हम पाकिस्तान ज्योग्राफी करेंगे, पाकिस्तान पार्लियामेंट, पाकिस्तान जो मैंने डिटेल्स आपको बताई थी वो, उसका एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा आपके साथ। और जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, और जो छोटे मोटे वॉर्स और ये सारे एरियाज होते हैं MCQs के लिंक, वो करूंगा। अगर इन 3 के बाद कुछ एरियाज और आइडेंटिफाइड हुए तो मैं वो बिल्कुल करवाऊंगा। जिसका जो पार्ट रहता है, मिसलिनियस अफ्रीका रहता है वो होगा, सब इंस्पेक्टर के अफ्रीका और एशिया रहता है वो भी होगा, तो जो रहता है वो होगा। जो न्यूज़पेपर का मेथड है, जिस दिन आप लोग को करंट अफेयर्स करवाऊंगा उस दिन वो सारे चीज़ें कवर करवाऊंगा, नो वरी। और जो 8 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाला सवाल है आतिफ का, वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा जब हम एशिया को जब हम ऑस्ट्रेलिया को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब हम चलते हैं। सबसे पहले जाहिर है आप लोगों को पता है, मैप्स से ही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी तक। कुछ बच्चों ने शुरू वाले दिनों में एक सवाल किया था कि मैप्स जो है सर वो उसको याद करने का तरीका बता दें। मैप को घूम फिरने के बाद अब मेरा ख्याल है ये सवाल खुद ही अपनी आपको जवाब आपको मिल गया होगा कि जब हम मैप को बार बार देखते हैं, बार बार स्टडी करते हैं, मैप को हम बार बार रीड करते हैं, तो हमारे ये वाले पोर्शंस कवर हो जाते हैं। राइट, अब हम आपके साथ शेयर करते हैं एक स्क्रीन, और जूम ने दिखाया ये वाला जादू। आपके सामने एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में हम कुछ चीज़ें जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम आज किस पे बात करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद है स्क्रीन आप सब लोग को नज़र आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे भी आएगा। और आगे अभी जो आप लोगों ने मैप्स खुद भी देखने हैं, अभी मैं आपको कुछ और मैप्स भी शेयर करूंगा आप लोगों से। मैप्स की को रीड करना भी आप लोग को आ गया। पाकिस्तान के अलावा जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें जो लोकेशंस और टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे।
कोई बात नहीं, पहले ऐसा ही होता है, इंसान वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखता है, हमें कहीं ना कहीं से चीज़ें हमेशा सीखने में मिलती हैं। अच्छा मेरा हीरा बच्चा, ये लेक्चर जब भी होगा सब इंस्पेक्टर के साथ, तो स्केड्यूल्स आप लोग के पास आते हैं। सब इंस्पेक्टर के साथ जब भी मेरा लेक्चर होगा अकेला, यानी आप लोग उसके साथ क्लब नहीं होंगे तहसीलदार वाले, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर लीजिएगा अपने कोऑर्डिनेटर से, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सब इंस्पेक्टर के साथ जो मेरा सेशन होगा अकेले, वो एशिया के ऊपर होगा, और उसके बाद जो सेकंड होगा वो अफ्रीका के ऊपर होगा। दैट्स इट। चैट कहते हैं जी ऑफ करवा देते हैं सारों की, सब लोगों को डिस्टर्ब करिए। चैट चैट हमने कर दिया इन सब की ऑफ। अब हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। वेयर इज ऑस्ट्रेलिया? आप सबकी नज़रों में बहुत दिन पहले से ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के तौर पे यहाँ पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे पहले, इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और उस जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हम इसके बारे में बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया की जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, लिखें जी। कुछ बच्चे कहते हैं क्लास शुरू होते होते भी 15 मिनट लग जाते हैं, और तो और हमारा टाइम ज़ाया कर दिया है। 4 डैम बना लेते हैं अभी तक हम पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं क्यों हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए नोवा ने हमें ज़बरदस्ती घर से उठाकर जूम के सामने बिठा दिया। लेकिन अल्लाह ताला आप लोग का हामी नासिब होगा। आई अग्री विद दिस इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना, क्लासेस में चीज़ें चलती रहती हैं, कभी ऊपर नीचे टाइम होते रहते हैं। ईजी रहा करो, ईजी ईजी। ऑलराइट। अच्छा अब एक वर्ड है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया समझाने से पहले एक वर्ड समझाता हूं आपको। एक वर्ड है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, राइट? ये लफ्ज है। अब ये लफ्ज हमें पहले समझना होगा, हमें इस एरिया को समझने से पहले। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या चीज़ है? ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है? ये मैंने किसके साथ लिखा है वर्ड? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, राइट? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। ये वाली बात मैंने की अभी तक आपसे। जी मैं आपको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठहरे जरा। अच्छा जी, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था और इसकी वजह से ये इशू आया था। मैं दोबारा रिकनेक्ट हुआ हूँ, मैं दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जहाँ से वॉइस नहीं आई थी हम वहीं से बात को स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। आज बारिशें हैं पाकिस्तान में, हुई हैं, और लाहौर में भी बारिश है, तो इस वजह से भी शायद इंटरनेट के कनेक्शंस का इशू होगा। तो क्लास में कहीं कहीं ऐसा हो तो परेशान नहीं होना है। अच्छा हम बात कर रहे थे कि देर इज़, हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे थे। हम आपको ओशियानिया की बात करते हैं। ओशियानिया एक रीजन है, राइट? जैसे हम जी जी ओशियानिया की बात करते हैं। ओशियानिया एक रीजन है, और रीजन का ये मतलब है कि ये एक इलाका है जिस इलाके के अंदर क्या क्या आता है। ओशियानिया के अंदर, ओशियानिया की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ओशियानिया जो है इज आ रीजन, एक रीजन है जिसमें थाउजेंड्स लेक्स, आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे जजीरे हैं, ममालिक हैं, जिसमें 14 कंट्रीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है, राइट? और
रीजन हो गया। अब ये मैं मैसेज टाइप किया है, इस मैसेज को देखिए कि ओशियानिया रीजन है, एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द, ये ओशियन के अंदर घिरा हुआ इलाका है, जिसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे इलाके हैं, जिसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे जजीरे हैं, छोटे जजीरे हैं, छोटे छोटे, जैसे ये न्यूजीलैंड भी जजीरों में शुमार होता है। ये छोटा जजीरा मैं आपको दिखाता हूँ साथ इसमें, ये जजीरा है, फिर ये जजीरा है, इवन इंडोनेशिया के साथ मुंसलिक कुछ जजीरे भी, राइट, जिसके अंदर एशिया के कुछ इलाके भी आ जाते हैं। सो समंदर के अंदर घिरा हुआ एक इलाका, ओशियानिया, राइट, दिस इज द प्लेस जो समंदर के माबैन के घिरे हुए इलाके को कहा जाता है। तो अब जो वजाहत आपका सवाल है कि 14 नहीं, मैंने लिखा कि 14 मुल्क हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक मुल्क ही है और ऑस्ट्रेलिया भी ओशियानिया में ही आता है। तो अगर मैं ये बात कहूँ आप सब लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया जो है, जो ओशियानिया है, एक बड़ा रीजन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और 13 और ममालिक भी हैं और छोटे छोटे और जजायर भी हैं, तो फिर हमारी ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वर्ड लिखूं तो ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इस खित्ते को कहा जाता है जिसके अंदर न्यूजीलैंड और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया का इलाका। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आप जेनेरिक इंफॉर्मेशन लिखें, दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एक तो ये बात। दूसरा, ये एक कंट्री भी है ऑस्ट्रेलिया के नाम से, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इज द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ एक वर्ड लिख देते हैं आफ्टर, कॉन्टिनेंट तो वर्ल्ड है, आफ्टर एंटार्क्टिका जो कि फर्स्ट है, और अफ्रीका जो कि सेकंड है। तो ये एक मैंने स्टेटमेंट लिखी है, आपके सारे सवाल हल कर देगी। नहीं, बाकी 13 ऑस्ट्रेलिया में नहीं आते राव मुसद्दिक, वो ओशियानिया में आते हैं। ओशियानिया और बला है, ऑस्ट्रेलिया और बला है। ओशियानिया एक इलाका है पूरे का। ये मैंने एक वर्ड टाइप किया आप लोग के लिए, ऑस्ट्रेलिया ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है आफ्टर एंटार्क्टिका जो कि फर्स्ट ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, और जो अफ्रीका है वो सेकंड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का थर्ड ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट होगा, राइट। लेकिन अगर ऑप्शंस में अफ्रीका और एंटार्क्टिका ना हो तो ये फर्स्ट भी हो सकता है। तो अब ये कॉन्सेप्चुअली हमने हैंडल करना है इसको, ठीक है, ओके। अब इसमें चलते हैं और इसकी कुछ मेजर चीज़ें देखते हैं। और ये कुछ ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, अभी हमें जल्दी से एक्सप्लोर हो जाएगा और सारा देख लेंगे इसको। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें हेडिंग देंगे, जैसे आपको इस शक्ल से नज़र आ रहा है, मैंने कहा ये ड्राइएस्ट है, आपको शक्ल से नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि सारे का सारा डेजर्ट्स में ही है। यस, दिस इज मोस्टली इन डेजर्ट्स। हाउ और कैसे आपको शो करूंगा, इस बात को समझाने के लिए पहले मैंने आपको एक हेडिंग देनी है, और उस हेडिंग का आपने नाम लिखना है डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं अब इसको देखते हैं, और यहाँ पे हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। मैं इसको ख़त्म करूँगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगा एक वाइट बोर्ड, और इस वाइट बोर्ड में आपको एक चीज़ देखनी है कि इस वाइट बोर्ड में क्या है। इस वाइट बोर्ड के अंदर हम एक जल्दी से ऑस्ट्रेलिया का कुछ नक्शा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 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 कुछ ऐसा सा है ऑस्ट्रेलिया, राइट। मैं ऐसा क्यों हूँ, ये ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरह से है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ रीजन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, और डेजर्ट्स को मैं शो कर रहा हूँ इस कलर से ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी कर लें इसको। देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर
कितने डेजर्ट्स हैं? 5 डेजर्ट्स के मेजर एरिया है, यहाँ पर एक एरिया है, इसको कुछ नाम देंगे, डेजर्ट बना देंगे। उसके बाद इसके साथ नीचे एक कुछ एरिया है, यहाँ पर डेजर्ट है। उसके बाद अल्लाह करेगा भला आपका एक यहाँ डेजर्ट है इसके पास। उसके बाद एक इसके साथ छोटा सा एक और डेजर्ट है यहाँ पर। एक यहाँ पर बहुत बड़ा डेजर्ट है, ये बड़ा डेजर्ट बनाया है। तो मैंने 5 डेजर्ट्स को ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की है। इन 5 डेजर्ट्स को अगर मैं नाम दूं तो आप इनके नेम्स कैसे याद करेंगे? इसको हम सिम्पसन बोलते हैं, नॉट सिम्पसन, इट इज सैंडी। इसको ग्रेट सैंडी भी बोलते हैं, ग्रेट सैंडी। तो ग्रेट सैंडी का वर्ड अगर कहीं यूज हो तो दैट्स मीन इट इज अ डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अभी लोकेशंस आप खुद ही बना लोगे इसके साथ साथ, राइट। उसके बाद ये है तेनामी डेजर्ट, इसका नाम है गिब्जॉन। अक्सर आपने इसके नाम की टॉफीज भी खाई होंगी, कंपनी का भी नाम है गिब्जॉन। ये है सिम्पसन, सिम्पसन। और इसका सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है विक्टोरिया। अब एक चीज़ याद करो आप बच्चे जिन्होंने अफ्रीका पढ़ लिया है, अफ्रीका के अंदर हमने विक्टोरिया लेक पढ़ी थी ना, और अफ्रीका के अंदर ऑरेंज रिवर के ऊपर एक हमने लेक पढ़ी थी, एक एक आबशार पढ़ी थी, एक फॉल पढ़ी थी, उसको विक्टोरिया फॉल कहते हैं। तो ऑरेंज रिवर पर विक्टोरिया फॉल है अफ्रीका में। अच्छा, विक्टोरिया लेक है जहाँ से रिवर नाइल निकलता है, और विक्टोरिया डेजर्ट है जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सो समटाइम्स विक्टोरिया के ऊपर आपके 3 सवाल इसीलिए वो बनाता है क्योंकि इससे मुतल्लिक 3-4 चीज़ें हैं। एक विक्टोरिया फॉल है, एक विक्टोरिया रिवर है, एक विक्टोरिया डेजर्ट है। तो जो विक्टोरिया डेजर्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। और ये डेजर्ट का भी नाम है। अब ये अगर ये लेक बनेगी तो ये अफ्रीका में चली जाएगी, अगर ये फॉल बनेगी तो ये ऑरेंज रिवर के ऊपर चली जाएगी। कोई बात नहीं, प्रोमिनेंट करना भी नहीं है क्योंकि ये डेजर्ट्स हैं, इसमें कुछ और प्रोमिनेंट करेंगे। कुछ क्लियर हुआ ना? तो अगर मैं अब यहाँ पर इनके नेम्स टाइप करूँ तो आप 5 नाम लिखेंगे। कौन कौन से? ग्रेट सैंडी, तेनामी, गिब्जॉन, सिम्पसन एंड विक्टोरिया। इनकी लोकेशंस भी ऐसे ही हैं। नॉर्थ में ग्रेट सैंडी और तेनामी है, जो वेस्ट है वहाँ पर गिब्जॉन और ग्रेट सैंडी है, जो साउथ है वहाँ पर विक्टोरिया है। सिम्पसन और तेनामी जो हैं वो दोनों आपके ईस्टर्न डेजर्ट्स हैं। तो ये जो लोकेशंस मैंने बताई हैं, ये लोकेशंस आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये जो मैप का इस वक्त नक्शा आपके सामने है, इस नक्शे को देखकर आप छोटे बड़े का अंदाजा, यानी विक्टोरिया इज लार्जेस्ट, ये एमसीक्यूज बनता है। साउथ में कौन से? ये एमसीक्यूज बनता है। और अब इट शोज कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेजर रकबा है सारे का सारा, वो किस में फॉल कर रहा है? वो ड्राइएस्ट हो गया। तो कौन सी जगह जो है वो बची इनके पास? इसका वेस्ट, इसका ईस्टर्न पार्ट। तो जो इसका ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वो इलाका है जहाँ पर मोस्टली इनकी सेटलमेंट्स हैं, या ऑस्ट्रेलिया के लोग जहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड हैं और रह रहे हैं। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सजाद कह रहे हैं साथ साथ लिख दो। सजाद देखो, किसी भी जगह को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ईस्ट वेस्ट होता है ना, और नॉर्थ होता है ना। तो जब हमने पहले दिन ये बात पढ़ी थी कि ऊपर वाली चीज़ों को नॉर्थ कहेंगे, तो ग्रेट सैंडी और तेनामी नॉर्थ में आते हैं, गिब्जॉन सिम्पसन जो है साउथ में आते हैं, विक्टोरिया साउथ में आता है। तो ये इस तरह से कर लीजिएगा। हाँ, साउथ वेस्ट का आंसर नहीं आएगा इसका, विक्टोरिया इज इन साउथ। अब मैं आपको ओरिजिनली भी दिखाता हूँ ना इसको एक और तरह से। ठहरे, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो जैसे मैंने अभी डेजर्ट्स बनाए थे अब ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ये वाला इलाका है, ईस्टर्न इलाका है, सारा ग्रीन नज़र आ रहा है ना आप लोग को, यानी क्योंकि इसके जो इधर वाला इलाका है वेस्टर्न पोर्ट सारा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट्स में फॉल करता है, नॉर्थ टेरिटरी इसकी डेजर्ट में फॉल करती है, साउथ इसका डेजर्ट में फॉल करता है। तो क्वींस आइलैंड के पास कहीं जाके ग्रीनरी इसमें आना शुरू होती है, कोरोना का आना शुरू होती है, और यहाँ पे लोग सेटल्ड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो जो इसका कैपिटल है कैमरा, वो भी इसके कहाँ पर है? ईस्ट में है। तो इस मेलबॉर्न जहाँ पे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं वो भी इसके उन्हीं जगहों पे है जहाँ रौनक है या जहाँ ग्रीनरी है। तो ये थोड़ा सा मोहल्ले वकूँ भी हमें समझने में मदद मिली, और इससे हमें ये भी पता चला कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर मोस्टली जो
चीज़ें हैं वो डेजर्ट्स ही हैं। मुझे आपकी चैट नहीं आ रही मेरे साथ ना, तो मैं इसको 10 ही देखूँ। अच्छा, आगे चैट, ठीक है। अब आगे एक और चीज़ लिखें, हमारे डेजर्ट्स हो गए। डेजर्ट के बाद आप हेडिंग देंगे रिवर्स, रिवर्स इन ऑस्ट्रेलिया, रिवर्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो रिवर्स के मैं नेम्स लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ। पहला है मुरे रिवर, मरे रिवर, ठीक है। परे मरा नहीं कहते हो, परे मरो, तो ये लफ्ज़ है मुरे रिवर, मुरे रिवर। उसके बाद सेकेंड रिवर है हमारे पास, उसका नाम है, अच्छा जो मुरे रिवर है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। और इनाको लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका पढ़ा था हमने कल। नाइल इज इन, हमने पढ़ा था कहाँ, अफ्रीका के अंदर पढ़ा था। यंगजी सबसे बड़ा रिवर हमने पढ़ा था एशिया के अंदर, एशिया का लॉन्गेस्ट। उसके बाद रिवर वोल्गा हमने यूरोप का लार्जेस्ट पढ़ा था, राइट। हमने फिर मिसौरी रिवर जो है वो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर पढ़ा था। मुरई जो है पश्तो में अम्मी को बोलते हैं, तो ये अम्मी रिवर था जी, ठीक है। मुरे रिवर हो गया, और मुरे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो रैंकिंग्स इस तरह से भी हमें याद रखनी है साथ साथ। उसके बाद एक रिवर है डार्लिंग रिवर, सो रोमांटिक ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग रिवर है जी इसके अंदर। अब डार्लिंग है, तो डार्लिंग के साथ पारो ना हो तो ये नहीं हो सकता, तो पारो रिवर भी है यहाँ पर, माशाल्लाह, बड़े मजे की जगह है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही अपनी डार्लिंग पारो इधर ढूंढ रहे हैं, डार्लिंग रिवर तो भी वहां पर है, पारो भी वहां पर है, अम्मी भी वहां पर है, मुरे रिवर, तो जरा ध्यान से जाना। उसके बाद एक रिवर है कूपर रिवर, कूपर रिवर, ठीक है। तो लड़की का भाई भी वहां पे है। सो देर आर 4 रिवर्स, एक मुरे रिवर, एक डार्लिंग रिवर, एक पारू रिवर, और एक कूपर रिवर। तो ये 4 रिवर्स हैं। जब इनके नेम्स आपके पास आए तो आपने इसको ऑस्ट्रेलिया में शनाख्त करना है। आपको ये नेम्स पता हो कि ये रिवर्स के नेम हैं, अगर कहीं एमसीक्यूज में इस नामों का कहीं जिक्र हो, इनके साथ आने वाली अप्स डाउन इन्फॉर्मेशन को आपने खुद ऐड करना है मजीद। तो हमारे पास रिवर्स यही हैं इसके। अच्छा, तो इसलिए वसीम अकरम जो है वो वहीं शादी करके आया है, दैट्स ग्रेट, ये वाली बात भी ठीक है। उधर अम्मी भी है ना उसकी, मुरे भी है उसका। हाँ, ये नहीं अब भूलेंगे, लड़कों को तो नहीं भूलने वाले। आज कहते हैं फरहान के दिल लगा उनका पढ़ाई में, पहली दफा जिंदगी में। मुझे बताते हैं मैं साथ में बॉलीवुड की हीरोइंस भी ले आता, दो दो चार चार। क्या बात है। अच्छा, रहमान, जो ओशियानिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं है। ओशियानिया क्या है, ओशियानिया एक और तरीके से समझाता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझ लो। मुझे आपकी कन्फ्यूजन से अंदाजा हो रहा है कि ये नहीं क्लियर होगा आपको ओशियानिया से। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर्स, तो रिवर एक और बला है, या कॉन्टिनेंट्स एक और चीज़ है। लेकिन जब हम कहते हैं ना रीजन, तो मेरा ये कर्सर देखिएगा ज़रा, रेड कलर में अभी इस स्क्रीन के ऊपर मैं इसको कर्सर नहीं कर, अगर मैं कहूँ कि ये एक रीजन है, ये रीजन, तो ये रीजन जो मैंने इस वक्त इस मैप के ऊपर आपके सामने वाइट किया है ना, ये एक रीजन है। इस रीजन को ओशियानिया कहते हैं, जिसके अंदर कुछ जजायर एशिया के, ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट, न्यूजीलैंड और छोटे छोटे जजायर आते हैं। ये सारा कुछ ओशियानिया में आता है। ओशियानिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया है। जैसे मिडल ईस्ट एक रीजन है, बिल्कुल सही कहा समीप। जैसे सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स एक रीजन है, तो ओशियानिया इज अ रीजन जिसके अंदर ये ऑस्ट्रेलिया भी फॉल करता है। मरे का वर्ल्ड रैंक नहीं पता, आई डोंट नो, वर्ल्ड रैंक चेक कर लीजिएगा इसका। ठीक है ना। ओके, बहुत ही दिल लगा बैठे पढ़ाई में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बैटरी फुल होगी, अल्लाह रहम करे।
पहले बताना था मुझे, मैं 4-5 कुड़ियां साथ रखा करूं हर बॉर्डर में। अच्छा, अब ये बंद कर लेते हैं जी, ये वाला क्लियर ड्राइव करें। लड़कों की तो आज चांदी हो गई है ऑस्ट्रेलिया पढ़ के। अब घर में अपने माँ बाप को कहेंगे मेरा लेक्चर लेने के बाद, सर अम्मा दिल करता है कि इमिग्रेशन लेकर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वहाँ मेरा दिल करता है पीएचडी करके आऊँ, आप लोग का नाम रोशन करूँ। दिमाग में मुरे होगा, दिमाग में डार्लिंग होगा, दिमाग में कूपर आपके दिमाग में नहीं है जो मैंने पढ़ाया है कि वहाँ लड़की का भाई भी रहता है। सो ये 4 रिवर्स तो खैर अब नहीं बोलने वाले, आगे आते हैं जी, इसको छोड़ते हैं जिन बातों को, अब आगे आते हैं। और ठीक है ठीक है, बहुत हाथ से निकल गया, आ जाओ वापस। हाँ जी, पीएचडी ही करना वहाँ जाके, बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी पढ़ाई ना करना, दिल भी लगेगा, और पीएचडी माशाल्लाह होती भी काफ़ी सालों में है। अच्छा, अब हम करें गल्फ्स। गल्फ्स क्या हैं? गल्फ्स, सादिया बेटा मैप व्यू समझाता हूँ पहले। वैसे पहले दिन क्लास में मैं आपको ये मैप व्यू समझा देता होता था। ये आर्कजिस वेबसाइट है, उसी के अंदर जाएंगे ना आप, जब लोग, अगर आप लोग को ये नजर आ रहा हो ये आर्कजिस ये वेबसाइट है, तो यहाँ बेस मैप लिखा हुआ है एक जगह पे। इस बेस मैप से आपने हाइब्रिड इमेज ले लेना है, तो यहाँ से शो होगा आपको, और इसको यूज किया करें, आर्कजिस को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें इससे। ठीक है, अब आते हैं एक और तरफ, और वो है गल्फ्स। गल्फ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के गल्फ्स कौन से हैं? राइट, ऑस्ट्रेलिया गल्फ्स में क्या आएगा? पहला आएगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, एक लिखवा देता हूं। दूसरा गल्फ इसी के साथ लिख लो, स्पेंसर गल्फ। अब ये दोनों दूर से नजर आ रहे हैं आपको, स्पेंसर गल्फ, राइट। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ये जगह है, ये जगह ऊपर नॉर्थ के अंदर, ये गल्फ ऑफ गल्फ बन रहा है ना, एक साइड ओपन, 3 साइड्स बंद, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। अगर हम बिल्कुल साउथ में चले जाएं तो साउथ के अंदर ये जगह गल्फ बन रही है, गल्फ स्पेंसर, राइट। तो गल्फ स्पेंसर कहाँ है? इन ऑस्ट्रेलिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ है? इन ऑस्ट्रेलिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इज इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, गल्फ ऑफ स्पेंसर जो है इज इन साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दो ही गल्फ थे, इजी हो गया। मैप के लिए जो वेबसाइट है, मैं आप लोग को बेटा दोबारा लिख देता हूँ। यही वेबसाइट हम जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से कर रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से आप लोग को मैं यही पाकिस्तान में बैठ के ये वेबसाइट करवाई जा रहा हूँ। ये वेबसाइट है। स्पेंसर साहब भी को गल्फ बन रहा है, अगर उस गल्फ का नाम किसी एमसीक्यूज में देखो तो जरूर लिख लीजिएगा, राइट। गल्फ ऑफ विंसेंट लिखा हुआ है इस मैप के मुताबिक, राइट, आपके नोटिस में होगा, लेकिन मैंने इसका एमसीक्यूज नहीं देखा है कि मैंने एमसीक्यूज स्पेंसर का देखा, मैंने एमसीक्यूज कारपेंट्रिया का देखा, मैंने सैमसन गिब्जॉन का देखा। तो मैं थोड़ा सा एमसीक्यूज ओरिएंटेड रहता हूँ कि वही वाला पोर्शन करें जो अभी तक मोस्टली पूछा गया, और आप उससे गो थ्रू हो जाओ। जाहिर है जब अगर ये इस वाले गल्फ का भी नाम आ जाता है तो वो भी आप कर लीजिएगा। ये आप लोग की एक्स्ट्रा एफर्ट है कि आप चीज़ों के बारे में खुद से कितना जानते हैं। हाँ, अगर आ जाए तो दैट्स वो दे सकता है, लेकिन क्यों आ जाए सही? क्योंकि हम पिछले 10 सालों के पेपर्स और मजीद पास पेपर्स, और हम हर वक्त एमसीक्यूज को देख रहे होते हैं कि उसके पास कौन से एमसीक्यूज है जहां से पेपर बनाता है। तो आप लोग जब आप भी समझ जाओगे कि उसके पास ये वाले एमसीक्यूज नहीं है, अगर वो डालना शुरू कर दे तो आप समझ जाइएगा कि अब वो अपडेट कर रहा है। हम लोग तो इस हद तक क्लियर हो जाते हैं कि अब अगर उसने एमसीक्यूज का पेपर दिया है 100 मार्क्स का, तो हमें पता चल जाता है कि वो किस चीज़ की, किस एक्सटेंशन की तरफ वो जा रहा है, यानी उसके पास जो जखीरा है इन्फॉर्मेशन का वो कहाँ से आ रहा है। और मोस्टली जो एमसीक्यूज आपको तंग करेंगे ना, वो करंट अफेयर का एरिया होगा। आपको शौक तो बड़ा है करंट अफेयर के पढ़ने का कि करंट अफेयर जल्दी से करवा दें। करंट अफेयर जब करवाऊंगा तो उस दिन के बाद आप लोगों के पास काफी सारे टास्क जिम्मे लग जाएंगे जो आपने डेली बेसिस पे अपडेट करने हैं। समीर कह रहे हैं ये दूर है इक्वेटर से और यहाँ गर्मी क्यों रहती है? समीर, आजकल हमारे पास सर्दी है ना, सूरज कहाँ है? सूरज नीचे चला गया ऑस्ट्रेलिया में, सूरज इस तरफ आ गया है, इस वजह से यहाँ पर गर्मी भी होती है। आगे आ जाओ, वापस आ जाओ। गल्फ कर लिए, गल्फ के साथ यहाँ पर एक जगह है, एक पेनिनसुला भी है, ये टिप जो बाहर की तरफ निकली हुई है, दिस टिप, दिस इज कॉल्ड एक पेनिनसुला। और इस पेनिनसुला का नाम लिख लें पूरे का पूरा, लिखें जी, केप यॉर्क। वेरी गुड वजाहत,
केप यॉर्क, कई दफ़ा एमसीक्यूज में देखा इसको भी। और जब आप एमसीक्यूज के पेपर्स करेंगे, अब जो तहसीलदार के बच्चे हैं वो तो मैंने कहा था कि 3 पेपर्स डेली करना शुरू कर दो, और आपको वहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देनी। अब क्योंकि चीज़ें आपने देख ली हैं आंखों से, अब आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको अरेंज करने की ज़रूरत है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया की है, उसको ऑस्ट्रेलिया में लिखें। तो जब आप लिख लेंगे ना, एक स्टोरी बन चुकी होगी आपके पास। वेरी गुड मिसबा। तो मिसबा, जब आपने 10 पेपर्स किए तो क्या बना? कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, क्या वो रिवाइज़ हो रही हैं, वो रिपीट हो रही हैं, वो अपडेट हो रही हैं? हाँ, एसआई वाले भी कर लें, लेकिन क्योंकि आप लोगों का एसआई वालों को मैं इसलिए अब आज नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग के 2 पेपर्स रहते हैं अभी। आपका एशिया रहता है और आपका अफ्रीका रहता है। ऑलमोस्ट अगर कल आप लोग की क्लास में जो एरियाज़ आपके सियाज ने मुझे मेंशन किए थे, मोस्ट प्रेफरेबली वही क्लासेस स्केड्यूल हो रही होंगी जो मिसिंग हैं। और अगर नहीं हो रही होंगी तो फिर मैं आप लोग के साथ एक एक्स्ट्रा क्लास स्केड्यूल करूँगा एसआई के साथ 4 से 6 बजे वाले टाइम में, तो आ जाइएगा फिर। कोई इशू नहीं होगा। जब हम चीज़ें पढ़ लेंगे तो ज़ाहिर है इशू पढ़ने के बाद अब स्टार्ट होता है। वो शेक्सपियर ने कहा था कि ड्रामा स्टार्ट्स व्हेन कर्टन फॉल्स। ड्रामा उस वक्त स्टार्ट होता है जब कर्टन गिर जाता है। कर्टन गिरता कब है? जब स्टेज पे आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो एक कर्टन आता है ऊपर से नीचे स्टेज के ऊपर, और वो जब खत्म हो जाता है ड्रामा तो उसके बाद वो कर्टन आ जाता है। शेक्सपियर कहता है कि ड्रामा स्टार्ट ही जब होता है। क्यों? क्योंकि जब वो जो ड्रामा आप देख ले रहे होते हैं वो ड्रामा आपके अंदर आ जाता है। आपके अंदर शाहरुख खान आ जाता है, आपके अंदर कतरीना कैफ आ जाती है, आप उसकी तरह टमक टमक के चलना शुरू कर देते हैं, आप हीरो हीरोइन बनना शुरू हो जाते हैं। तो सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें अब्जॉर्ब होती हैं और सोसाइटी उस वजह से रिएक्ट करती है। इन द सेम वे आप लोग जब ये लेक्चर लोगे तो उसके बाद ड्रामा स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, सब्र करो। असद का सवाल है कि जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लेकिन न्यूजीलैंड का टाइम जोन सबसे आगे क्यों है? बिल्कुल ठीक है। जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, सबसे आगे है, वहां पहले दिन चढ़ता है। बता दे। देखो, अगर न्यूजीलैंड वालों को ये अकल आ जाती कि वो अपनी ज़मीन का नाम लैंड ऑफ राइजिंग सन बना लेते तो हमारे एमसीक्यूज में भी लैंड ऑफ राइजिंग सन न्यूजीलैंड को ही लिखा जाता। तो आप अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? यू गाइस आर द लैंड ऑफ प्योर्स। आप वो सरजमीन हैं जो लैंड ऑफ प्योर्स है, जहाँ खालिस लोग हैं, और जो 2 नंबर देसी घी बेचते हैं, और जो हर वो माल्टा बेचते हैं जो ख़राब होता है, हर वो सेब डाल के देते हैं शॉपर में जो ख़राब होता है। हर दुकान पे आपको असली और नकली के साथ चीज़ें मिलती हैं कि असली है और वहाँ पे नकली है। जो आपको चीज़ बेच रहा होता है बस उसी की असली होती है उस वक्त जिस वक्त वो बेच रहा होता है। सो आपने अपने नेम्स जो हैं वो रियासतें, वो नेशंस, कौमें खुद लिख रही होती हैं, राइट? इस वजह से वो उन्होंने लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को ही कंसीडर किया हुआ है, और वो एशिया के मोस्टली कंट्रीज के अंदर फॉल करता है। ये ऑस्ट्रेलिया में फॉल करता है, तो एशिया के अंदर वो है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस वजह से भी तो ये आपका सवाल असद इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि मैप की लोकेशन पे आपने ये सवाल दिया, लेकिन ये जो नाम रखे जाते हैं ना, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रियासतों के अपने मामला होते हैं, उन्होंने रख दिया तो बस ठीक है, रख दिया। कोई रीजन होती हैं, कोई लॉजिक्स होती हैं किसी के साथ, और किसी के साथ वैसे उनके त्यौहार होते हैं, कोई नाम होते हैं, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अच्छा, केप यॉर्क पेनिनसुला है यहाँ पर, केप यॉर्क पेनिनसुला, राइट? दैट्स, हाँ जी, रॉ मुसद्दिक, मैं वही लिखवा रहा था, केप यॉर्क पेनिनसुला। यहाँ एक पेनिनसुला है जिसको केप यॉर्क पेनिनसुला कहते हैं, जो कि इस वक्त आपके सामने है, डुंडी की नुमानित ऊपर की तरफ निकला हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मैप के ऊपर आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, पापुआ न्यू गिनिया। इंतहाई बकवास नाम, मुझे कभी नहीं बोलना आया, बड़ा फजूल लगता है मुझे इसको बोलना भी। और ये 2 नंबर है। 2 नंबर चीजें आपको पसंद नहीं होती। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ये 2 नंबर नाम जो है, पापुआ न्यू गिनिया।
ठीक है। जो मैंने आपको अभी एक रीजन लिखवाया था ना, ओशियानिया, ये ओशियानिया के अंदर आने वाले जजायर्स में है ये वाली जगह। और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के साथ फॉल करता है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही हम पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में नहीं। इतने सवाल आ जाते हैं, 20 सवाल आ जाते हैं, जिसमें से 26 पढ़े जाते हैं मुझसे। माशाल्लाह। एक बच्चा कह रहा है कि जैसे सिंधी बिरयानी सिंध में नहीं, ऐसे जापान में सूरज नहीं। सिंधी बिरयानी सिंध में है। हमारे तो धुएं निकाल दिए थे उसने, आपके नहीं निकाले होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में है बेटा, असद, मैंने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया में। और ओशियानिया इज द रीजन। रीजन ओशियानिया। कॉन्टिनेंट की जब हम बात करें, कॉन्टिनेंट और बला है, पानी का गिलास और चीज़ है, समंदर और चीज़ है। इसी तरह दोनों पानी तो हैं, लेकिन एक का नाम कुछ और है, एक का नाम कुछ और है। अच्छा गोडगार, जहीम तुम्हारा सीआर भी बिरयानी खाता है भाई। ऑस्ट्रेलियन एशिया की बाउंड्री बता दें, कैसे बता दें? बैठ के सारी समझनी और देखनी पड़ेगी। जो कंट्रीज एशिया में फॉल करते हैं वहां वहां तक पेंसिल घुमाते जाएं। जो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में फॉल करता है उसको उस पेंसिल में ना लेके आए। आपके सामने एक ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री बन जाएगी, एशिया की बाउंड्री बन जाएगी। राइट। अब एक सवाल यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? एक दफ़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ रिवाइज कर रहा होता हूँ सारे आइलैंड्स। पहला आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा, ये वाला आइलैंड। कितना बड़ा आइलैंड है देखिए, कितना बड़ा आइलैंड है। राइट। जिसको क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड कहते हैं। और ये कहां पर फॉल करता है? नॉर्थ अमेरिका में फॉल करता है। उसके बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अभी हमने देखा है, दूर से देखे नजर आ रहा है, पापा न्यूगिनिया या वट एवर, जो भी नाम है इसका, अजीब सा। इसीलिए इसको 2 नंबर रखा है, और इसका नाम 2 नंबर ही रखना है, आप याद रहेगा आप। ठीक है। दुनिया का तीसरा बड़ा आइलैंड कहां है? दैट इज बोर्नियो। वो एशिया में फॉल करता है। बड़ी ही कोई फजूल जगह पे है। इधर इंडोनेशिया के साथ किसी जगह पे है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मतलब मुझे जजीरों में ढूंढना पड़ेगा इसको। वो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड में फॉल करता है। यहाँ पे ये जो जगह है शायद, ये जो पूरा पोर्शन इस वक्त मेरे सामने है ना, इसमें है किस जगह पे? ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है ना मेरे पास, ये सारे का सारा ये वाला आइलैंड, ये जो पूरा आइलैंड है, इसके साउथ के अंदर ही बहुत नहीं है। कोई बात नहीं, हम इस पर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, बस ये जगह है। यानी ये देखें, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसके ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये थर्ड लार्जेस्ट है। और ये जो मदगास्कर है ये फोर्थ लार्जेस्ट है। हाँ जी, मैप खुद लोकेट कर देगा, आप लोग उसको खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं वापस। और ये हुआ मुरे हुआ, गल्फ हुआ। हो। अब एक वर्ड है न्यूजीलैंड, उसको समझो साथ ही इसके साथ। न्यूजीलैंड को ही सैर करवाता हूँ। न्यूजीलैंड बहुत मज़ेदार। जसिंडा ऑर्डन इज लव इसकी प्राइम मिनिस्टर है। न्यूजीलैंड बहुत प्यारा जजीरा है। कभी जाना हो, अगर आपने दुनिया को घूमना हो, तो इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के बाद आपने न्यूजीलैंड का दौरा करना है। और इंतहाई खूबसूरत जगह है न्यूजीलैंड जो है। यहाँ पर देखे, एक इलाका है ये जगह। अब इसके साथ बहुत से एमसीक्यूज और चीज़ें लिंक्ड हैं, वो मैं सारी वन बाय वन क्लब करवा के भी आप लोगों को करवाता हूँ। ये न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड आपको लगता है कि एक छोटी सी स्ट्रिप है, जो कि एक ये जजीरा है और एक ऊपर जजीरा है, दो जजीरों पर मुश्तमिल है। राइट। इस वजह से इसके साथ एक नाम भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड, इट कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड्स। दो आइलैंड से बना हुआ है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड के इलाकों कहा जाता है। इसको नॉर्थ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है,
तो दुनिया में जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त ही मैंने आपको ये बात समझा दी थी कि जब आप किसी भी चीज़ को मैप पे देखते हैं तो उसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ रखते हैं, नीचे वाले को साउथ रखते हैं। अगर अब भी किसी ने पूछा कि नॉर्थ कितने है, तो सारे अपने अपने चित्र ला के दोबारा पा लो। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड, ऊपर वाले हिस्से को बेटा नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। अल्लाह तेरा करे भला। अब आ जाए आगे। जो दो न्यूजीलैंड्स हैं इनके दरमियान एक पानी का जखीरा है जिसको कहा जाता है कुक स्ट्रेट्स। कुक स्ट्रेट, ये देखें कुक स्ट्रेट, इन दोनों के दरमियान पानी गुजर रहा है ना, ये देखें, इस जगह को कुक स्ट्रेट कहा जाता है। तो वेयर इज कुक स्ट्रेट इन द वर्ल्ड? बिटवीन द नॉर्थ आइलैंड एंड बिटवीन द साउथ आइलैंड, बिटवीन इन न्यूजीलैंड, बिटवीन नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड बिटवीन साउथ न्यूजीलैंड, राइट? अच्छा, हसन ने कुछ कहा है, लेकिन जो भी कहा है पता नहीं क्या कहा है। कुक स्ट्रेट आ गया। कुक स्ट्रेट के बाद आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें ग्लेशियर्स हैं और उस ग्लेशियर्स, दूर से ग्लेशियर्स नजर आ रहे हैं आपको साउथ में, ये देखें ऊंचे ऊंचे, ये देखें ये पहाड़ियाँ, राइट? इन ग्लेशियर्स को कहा जाता है हुकर ग्लेशियर। वेयर आर दी हुकर्स ग्लेशियर्स? तो हुकर ग्लेशियर्स कहाँ है? न्यूजीलैंड के अंदर है। ये वाली बात भी याद रखनी है आपने। उसके बाद आपने कुछ और भी याद रखना है। एक लफ्ज है जीलैंडिया। जीलैंडिया, इसको एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है समटाइम। यानी किसको? अब वो सवाल का जवाब मिल गया होगा उन सब बच्चों को जो कुछ दिन से मुझसे पूछ रहे थे। हमने पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन ये है कि जब उसके दरमियान पानी का बड़ा जखीरा आ जाए और वो अलहदा हो जाए, तो फिर दूसरी सरजमीन जो होगी वो भी एक कॉन्टिनेंट कंसिडर होगी। तो इसको आइलैंड तो नहीं कहते कि बड़ी जगह है, कॉन्टिनेंट है जहां पर दुनिया आबाद है, राइट? इस वजह से समटाइम्स न्यूजीलैंड को जीलैंडिया के नाम से। अच्छा जी, होस्ट ने मुझे ही म्यूट कर दिया था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपनी स्टेटमेंट दोबारा रिवाइज करता हूँ। मैंने कहा कि जो न्यूजीलैंड है इसको समटाइम जीलैंडिया के नाम से एट्थ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बट देयर आर ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। 5 हमने पढ़ लिए यूरेशिया के साथ, और एक अंटार्कटिका और एक आर्कटिक, उंगलियों पे गिन लो। तो हमने अपनी क्लास पहले दिन यहाँ से शुरू नहीं की थी कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हमने चीज़ों को देखा, देखने के बाद हमने गिना और हमने दुनिया को बता दिया कि ये इतने होते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से अब चीज़ों को विजुअलाइज करने के बाद इसके बारे में बात की। अच्छा, अब कुछ मिसलीनियस चीज़ें हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में, वो जल्दी से लिखते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ का हवाला आएगा मैं आपको शो करवाऊंगा। ऑलराइट, मैं नहीं एडमिट कर रहा जी किसी को। अच्छा जी, अब हम मिसलीनियस लिखें जल्दी से। मिसलीनियस के अंदर न्यूजीलैंड को ब्रिटेन, बरतानिया, ब्रिटेन ऑफ ऑफ साउथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रिटेन ऑफ साउथ? इसके साथ तो वही सलूक हुआ है ना जो सलूक किसके साथ हुआ है? यूके के साथ हुआ है। ये देखें, यूके बाहर है ना, कॉन्टिनेंट से ही बाहर निकल गया बेचारा और दरमियान में पानी आ गया। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये नॉर्थ में हुआ है ऐसा। साउथ में ऐसा किसके साथ हुआ है? साउथ में ऐसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ है कि वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, अपने कॉन्टिनेंट के साथ नहीं है। इस वजह से इसको ब्रिटेन ऑफ साउथ कहा जाता है। और वो ऊपर वाला कौन सा है? वो ब्रिटेन ऑफ नॉर्थ है, यानी वो इटसेल्फ, उसका नाम ही ब्रिटेन है। तो एक ये मिसलिनियस की आप हेडिंग दे चुके हैं। लैंड ऑफ कैंगरूज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कैंगरूज, कैंगरूज होते हैं वहां बहुत सारे, ये बात आप लोग को पता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर के साथ ही लिख लीजिएगा, उनको कहे जाते हैं ब्लू आइज, हिप्नोटाइज जैसे करती हैं आपको। तो वहां पर ब्लू माउंटेन्स भी हैं बॉयज,
जैसे हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर मुरे रिवर है, वहाँ पर आपकी पारोर है, वहाँ पर आपके डार्लिंग है, वहाँ पर उनका कूपर भाई भी है, वहाँ पर ब्लू आइज ब्लू माउंटेन्स भी हैं इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये यूं भी याद रखना है इसको। अच्छा, अब एक वर्ड यूज होता है नेवर, नेवर लैंड। नेवर, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं। कैसे लफ्ज बोले जा रहे हैं, जैसे लफ्ज बोले जाते हैं नेवर। न्यू कैलेडोनिया भी जीलैंडिया को कहते हैं सर? वजाहत पूछ रहे हैं। इतनी मुश्किल सवाल वजाहत क्यों करते हो मेरे से? चेक करना पड़ेगा। कैलेडोनिया क्या चीज़ है, किस वजह से कैलेडोनिया कहा गया, कोई कबाइल है, कोई ज़ुबान है, कोई तारीख है। तो कोई भी नाम जो किसी ने अपने घर में रखा हो, अगर वो पब्लिकली रजिस्टर्ड होगा तो ही वो इन्फॉर्मेशन में आएगा या हिस्ट्री में आएगा। मैं इस वर्ड को शायद पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, हो सकता है किसी जजीरे का नाम भी हो। एक वर्ड मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड क्या है, बड़ा गौर से समझना है इस बात को। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ है, सारे का सारा जो नॉर्थ टेरिटरी है, यहाँ पर दो मैंने आपको वैसे तो पांच आपको डेजर्ट्स करवाए हैं, यहाँ पर दो डेजर्ट्स भी आपको लिखवाए थे मैंने। याद करो कौन सा डेजर्ट था, एक सैंडी था और एक तिनामी था। ये दोनों डेजर्ट की जो लैंड थी, जब शुरू शुरू में ऑस्ट्रेलिया बना था तो यहाँ पर आबादी नहीं थी, लोग नहीं रह सकते थे, बहुत सख्त हालात थे। राइट, इस वजह से इस जगह पर जो रहने वाली कौम थी वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रहते थे और सख्त हालात थे, और मरने मराने वाले भी लोग थे, एक दूसरे को मारते भी थे। तो प्रेरीज जो हैं, ये कौम है जो यहाँ पर आबाद थी इन नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रेरीज की लैंड है ये, तो इसको हम लैंड ऑफ प्रेरीज भी कहते हैं। और क्योंकि नॉर्थ में है, बहुत डेजर्ट एरिया है, इस वजह से इसको नेवर नेवर लैंड कहते थे, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी नहीं होती थी। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए कि लैंड ऑफ प्रेरीज, जो ये कौम यहाँ पर आबाद थी, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में थी और वहाँ पर लोग नहीं आते थे, बड़ा सख्त इलाका था, लड़ाइयाँ जंगें होती थी, कुछ रहल भी आते थे तो एक दूसरे को मार देते थे, और डेजर्ट की वजह से ज़िंदगी नहीं थी। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ पार्ट है, इसको नेवर नेवर लैंड भी कहते थे और हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, वजाहत ने कहा सर रिपीट कर दें, तो कहाँ से रिपीट करूँ वजाहत? मैं नेवर नेवर लैंड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नेवर नेवर लैंड इसको इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इलाका था, इसको नेवर नेवर लैंड कहते हैं। सम टाइम आप किसी एमसीक्यूज में देखेंगे कि नेवर नेवर लैंड किसको कहते हैं, तो पहला बड़ा जवाब है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। बहुत स्पेसिफिक अगर डिटेल्स में जाएं तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, और डिटेल में जाएं तो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स की वजह से तिनामी और सैंडी की वजह से कहते हैं। और डिटेल में जाएं तो यहाँ पर पेरारी नाम से कौमें आबाद थीं, जिनकी वजह से यहाँ पर जो लड़ाइयाँ जंगें कबाइल और इस तरह के मामला होते थे, इस वजह से लोग यहाँ कम जाते थे और कम रहते थे, और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जिंदगी नहीं थी। डेजर्ट्स उस जगह कहते हैं ना जहाँ जिंदगी ना हो, तो इस वजह से इसको नेवर नेवर लैंड भी कहा जाता है। यस, असद ने पूछा कि हम अगर न्यूजीलैंड से ईस्ट वर्ड जाएं तो साउथ अमेरिका पहुंचेंगे। यस, हम साउथ अमेरिका पहुंचेंगे। दुनिया गोल है ना। अब अगला आगे एक और चीज समझाता हूं, इसके साथ आगे कुछ और कॉन्सेप्ट मिसलिनियस चल रहे हैं। एक वर्ड है दी डाउन अंडर। ये लफ्ज जब भी बोला जाए, हाँ जी, पैसिफिक ही क्रॉस करना पड़ेगा असद। घर के दरवाजे से निकलने के बाद तो आप नहीं पहुंचेंगे, पैसिफिक ही आता है रास्ते में, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, एक टर्म मैंने और लिखवाई अभी आप लोगों को, द डाउन अंडर। डाउन अंडर, डाउन अंडर, डाउन अंडर, लुको मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। ये कॉन्सेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आता है। डाउन अंडर किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को एंड न्यूजीलैंड को। क्यों कहा जाता है? मैप के मुताबिक देखिए, पूरी दुनिया के बेचारा नीचे है, यानी ये सारी दुनिया इसके ऊपर है, ये उससे डाउनवर्ड भी है और अंडर भी है और उसके नीचे भी है इस मैप के मुताबिक। इस वजह से इसको मियां अली उस्मान कह रहे हैं समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। क्या मतलब है इसका? कौन सा समंदर का दूसरा किनारा? मियां अली उस्मान, दो बातें समझो।
आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट क्या है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है ना, ईस्ट में जाएंगे तो हम तो हैं ही पैसिफिक में। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पैसिफिक है, वो साउथ अमेरिका के साथ भी पैसिफिक लगता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में तो इंडियन ओशियन है। तो किनारे कहाँ मिल रहे हैं? आज तो सारे फिल्मी हुए हुए हो तुम। फिल्मी मेरे आने से पहले हो चुके थे। वक्त दिया था सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते पता नहीं कितने रह गए। एक मैं टाइम मैनेजमेंट है, सारा परफ्यूम उड़ गया हमारा है। मेरे से आने से पहले पहले तुम सारे फिल्मी हुए हुए थे। रही सही कसर हमारे रिवर्स निकाल दी। अब किनारे नहीं मिल रहे तुम्हारे। रहमान कह रहे हैं अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। ये इस सवाल का जवाब ये है कि देखें, ये कॉन्टिनेंट हैं आपके सामने दुनिया के सारे। ये भी बहुत बड़ा लैंड का जखीरा है। अंटार्कटिका बहुत बड़ा लैंड का जखीरा है। इसी तरह आर्कटिक भी ऊपर कुछ लैंड के जखीरे हैं। इन दोनों को हम कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं क्योंकि जब यहाँ बर्फ नहीं थी तो जमीन थी ना। बर्फ जमने के बाद ये ग्लेशियर्स बन गए बड़े बड़े, फ्रोजन। अच्छा, जो ग्लेशियर्स बन गए तो उसके बाद ये डेजर्ट्स भी बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंदगी नहीं थी। तो डेजर्ट्स का जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेयर इज नो लाइफ, जहाँ जिंदगी ना हो। डेजर्ट का मतलब रेत नहीं होती है, ऊंट नहीं होता है। तो इसको डेजर्ट्स भी कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इनके नीचे भी पानी है, इसलिए इसको समंदर भी कहते हैं। तो रोला ही मुक्का। तो किसी बच्चे ने वो किनारे की कोई बात की थी, उसको वो बात क्लियर हुई है? मैं तो खैर उसको जोक में था कि आप मुझे आंसर दे दें, तो मैं जब तक उस पर हमने क्लास में बात करी, लेकिन क्वेश्चन क्लियर हुआ है। 6 माह जो डे और नाइट्स होते हैं वो सूरज की तरफ जो ज़मीन का रुख है वो टिल्ट होने की वजह से होते हैं। जब सूरज नदरन पार्ट में होता है, नॉर्थ के अंदर ज़्यादा होता है, वहाँ पर नॉर्वेजियन कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, वो सूरज की तरफ झुकाव की वजह से बार बार गेंद ऊपर सर्कल जो है उसकी तरफ घूम रहा होता है, सूरज की तरफ ही। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सन अर्थ रिलेशन में एवरीडे साइंस में मिस आयशा ने पढ़ाया होगा और उन्होंने ही पढ़ाना है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा और मैं नहीं बताऊंगा। जईन पता नहीं पूछ रहे हो क्या बेटा? हाँ जी, डेजर्ट्स भी कहते हैं इसको। ओके ओके। जब आपकी क्लास कैजुअल होगी ना उनके साथ, तो उस वक्त आप देख लीजिएगा उनके साथ। ऑस्ट्रेलिया की माउंटेन्स नहीं पढ़ाई सनाउल्ला को। 5 डेजर्ट हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 5 डेजर्ट्स हैं। अच्छा, जिसकी वजह से लाजमी नहीं कि कहीं पर डेजर्ट जो है वो पहाड़ों की वजह से हो। क्या नाम है आपका बच्चा? सनाउल्ला। जो हमने कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि पहाड़ों का फिनोमिनन, जैसे एटकामा डेजर्ट पढ़ाया था और ये बाकी गोबी डेजर्ट देखा था या बाकी देखा था, तो वो हर जगह किसी डेजर्ट की प्रेजेंस की वजह वो नहीं है। जैसे अगर कि लाजमी है कि कोई पहाड़ होंगे तो ही वो उसको रोकेंगे तो वहाँ डेजर्ट बनेगा, नहीं। यहाँ पर अब डेजर्ट जो है वो इस तरफ तो पानी रोक रहा है, लेकिन इजिप्ट की साइड पे, सूडान की साइड पे, लीबिया की साइड पर यहाँ तो कोई पहाड़ियाँ ऐसी नहीं है जो यहाँ पर डेजर्ट नहीं बने हुए। तो कहीं कहीं नीचे ज़मीन की जो साख्त होती है वो भी ऐसी होती है कि वो डेजर्ट होती है। पिंक येलो ग्रीन का मतलब इसमें कुछ नहीं है मैप में। इस मैप से मुतालिक तो सवाल नहीं आने। हम थोड़ा सा वापस आते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो क्लास हमने लेनी है। यूं तो बैठे बैठे तुम जैसे बच्चे अब्बू से पूछते हैं ना, अब्बू जान ये जहाज इधर क्यों जा रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा। तो फिर हम ज़ाहिर है बच्चों को ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं, ये पंखा घूम रहा है, ये इधर क्यों नहीं घूम रहा। सो ऐसे मज़े नहीं ले रहे। वापस आओ जल्दी से, एक और चीज़ करते हैं। अगला बस ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इतना ही है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मिसलिनियस वाला पार्ट पोर्शन देख लेते हैं कि मिसलिनियस में इसके साथ मुंसलिक कुछ चीज़ें हैं तो मैं शायद आपको आइडेंटिफाई कर सकूं कि वो क्या है। हो गया? यहाँ से वर्क करती है? नहीं, ठीक है, हो गया होगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन करती डेजर्ट्स को, यू कैन से
अच्छा, आप जल्दी से ना, मैं छोटा सा मिसलेनियस लेंगे हम, और मिसलेनियस के बाद मैं फिर ओशियंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिविलाइजेशंस करवाता हूँ फिर अभी, या ओशियंस ही भी करवाता हूँ। दोनों में से एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, दोनों ही करवा लेते हैं, जान छुड़ाते हैं, जल्दी जल्दी टाइम खत्म करते हैं चीज़ों को। मुझे ना सिर्फ एक दफ़ा देखने दें कि आप लोग को मैंने दो चार चीज़ें और लिखवानी है, वो बस इसके साथ ना मैच कर रही हूँ। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, एक वर्ड है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, बताता हूँ क्या होता है। लैंड ऑफ, जो बच्चे हैं ना तहसीलदार के, वो मेरे साथ रुक जाएंगे, मैं उनको अफ्रीका का मिसलिनियस करवा कर ही भेज दूंगा, सब इंस्पेक्टर को छुट्टी दे देंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है वो दोनों का कंबाइन चल रहा है। लैंड ऑफ गोल्डन, तो परेशान ना हो, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। फिर भी अगर दुनिया में सारा कुछ हम आपको पढ़ा दें और फिर भी आपको लगे फलां चीज़ रहती है, तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि वहाँ वो आपको दोबारा भी करवा देंगे, वो चीज़ क्लास दोबारा भी हो जाएगी। बिल्कुल परेशानी होना, चीज़ें साथ साथ नोट करते रहना है। मैं लास्ट क्लास मेरी ही आपके साथ होगी, ऑन पेपर में आपसे चीज़ें टैली करूंगा कि कौन सी चीज़ कैसी करनी है, कौन सी रह गई। कुछ क्वेरीज आप लोगों की होंगी, हो सकता है उस पर क्लास बनती हुई तो ज़रूर करवाऊंगा, अगर उसको पॉइंट आउट करना हो तो आप लोग को लेट यू नो करूंगा कि आपने इसको कैसे डील करना है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? गोल्डन फ्लीस क्या है? जैसे हमने पढ़ा था कि डेनमार्क जो है वो डेयरी बहुत है वहाँ पर, डेनमार्क के अंदर फ्रीजियम नस्ल की गाय और दूध बहुत है, राइट? उसके साथ हमने डेयरी का वर्ड पढ़ा था। इसी तरह जो फ्लीस है, बहुत ज़्यादा जो हर्डिंग है या जो एनिमल्स को पालना है या फार्मिंग है, या भेड़ बकरियों को जब पालना है, जो भेड़ें पालते हैं उनकी जो ऊन होती है, और फ्लीस जो है वो इतनी अच्छी ऊन होती है जिसको एक्सपोर्ट करके बहुत सा रेवेन्यू मुल्क कमाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊन नुमा पौधों से जो हासिल की जाती है मुलायम जो फाइबर होता है, और जो ऊन से हासिल करने वाला मुलायम फाइबर होता है, उसको फ्लीस कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नस्ल की गाय भी होती है, या वहाँ पर भी डेयरी और फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया के इलाके इस हवाले से भी मशहूर हैं, राइट? तो एक तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस का वर्ड आपने इसके साथ ऐड किया। उसके बाद हमने और कुछ ऐड नहीं करना, और मैं एक्सप्लेन कर चुका क्यों होता है ये। छोटा सा तो कॉन्टिनेंट है, उनसे रह क्या गया बेचारे नीचे। नेवर नेवर लैंड का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, वो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की पार्ट को कहा जाता है। इस पे हम और क्या बात करेंगे? और माइकस, राइट, लैंड ऑफ कैंगरूज बता चुका आपको, ऑलराइट, एंड दैट्स इट, दैट्स नॉट इट, दैट्स इट। ब्रिटेन ऑफ साउथ की बात हो चुकी, ऑलराइट, साथ साथ ही करवा दिए थे मैंने आपको, लोलैंड्स भी हो गए एंड ऑल दैट। चलें जी, ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया हमारा ख़त्म हुआ। थैंक्स टू अल्लाह के हमारा ये जो कॉन्टिनेंट्स वाला पोर्शन है ये सारा ख़त्म हुआ। अब हम थोड़े से ये दें, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को ब्रीफ कर दें, पिज्ज़ा कह रही है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को ब्रीफ नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मुझे इसकी हिस्ट्री का एज सच नहीं पता कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा तरीके से लोग आए हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी कोई ऐसी खास जंगी हिस्ट्री नहीं है इसकी, तो इस वजह से इसको कम ही आप देखेंगे और पढ़ेंगे। अब एक वर्ड करते हैं, ओशियंस करते हैं या सिविलाइजेशंस करते हैं? पहले सिविलाइजेशंस करते हैं फिर ओशियंस करते हैं, नहीं पहले ओशियंस करते हैं फिर सिविलाइजेशन करते हैं। सिविलाइजेशंस नहीं, थोड़ा सा ओशियंस पे आते हैं, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ और फिर उस पर बात करता हूँ।
ऑलराइट, 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 ऑलराइट। सबर, सबर, सबर। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और वहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ओशियंस जो हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लें थोड़ा सा। ओशियंस को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ओशियंस के अंदर से कुछ सवाल आएंगे और वो सवाल आप लोग को थोड़ा सा बॉदर करेंगे, और वो सवाल इस कॉन्सेप्ट के बाद ही हमारे ठीक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोग को जैसे कॉन्टिनेंट्स हमने दुनिया के पढ़ाए हैं, तो वो उनकी शक्लें अब आप लोग को भी खुद याद हो गई हैं, तो अब आप लोग खुद भी इनको इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ना। अच्छा, जब हम किसी कॉन्टिनेंट को ड्रॉ कर लेते हैं तो आप लोगों को एक मेजर कॉन्सेप्ट तो मैंने बता चुका हूँ कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं ज़मीन के ऊपर, वो इस तरह से हमने ड्रॉ की। ये पूरी दुनिया हमारे सामने इस तरह ड्रॉ हो गई। इनके अंदर आप लोग को एक बात पता है कि इनके अंदर जब वो जगह जहाँ पर पानी आ गया हुआ है, उस जगह को हम समंदर बोल रहे होते हैं। ठहरिए, ये एरिया हमारा समंदर है ना। तो अब हम पहले किसी एक समंदर को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में आपको इस सारा इसी में, ये बाद में इसी तस्वीर की आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो जो ओशियंस के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट है ना, इंशाल्लाह वो आपका ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चंस में परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक ओशियन हमारा इस तरफ है, तो अभी हमने कौन सा एक ओशियन बनाया, दरमियान वाला जो हमने, उसको हमने अटलांटिक बोला हुआ है और आप लोग को उसका पता है। और एक हमारा ये ओशियन है। अब यही ओशियन जो हम अभी बना रहे थे उधर, उसके साथ ये वाला ओशियन भी है हमारे पास, और ये ओशियन को हम क्या कहते हैं, इसको हम बेटा पैसिफिक ओशियन कहते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन जस्ट आ गया, ये सही बना है। अच्छा, ये भी हो गया, ठीक। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बन ठीक रहा है। ओशियानिया क्या है, असद ज़िया सब इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं। अगर हमने इनको ना बताया तो ये हमें, हम पर FIR दे देंगे। भाई कहाँ थे असद तुम जब हम पाकिस्तान बना रहे थे? ये ओशियानिया तो मैं करवा दी हटाऊं जब तुम अपनी हमसाए के साथ लगे हुए थे। पूरी क्लास में ऑस्ट्रेलिया का टॉपिक ही हमने बेटा यहाँ से शुरू किया है, फिर मैंने उसको 4 दफ़ा ड्रॉ भी किया है। तुमने क्लास यकीनन लेट ज्वाइन की है और बार बार एक ही वर्ड टाइप किए जा रहे हो। अब देखो, पहले मेरा ये कॉन्सेप्ट समझो, बाद में कहीं और जाना। एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, एक लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं ओशियन। ओशियन करंट। तो कभी आप लोगों को करंट लगा है घर में? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में और दुनिया में हर शख्स को एक एक दफ़ा करंट जरूर लगा हुआ है। ओशियन करंट। अच्छा, फरहान कह रहे हैं कि एशिया और यूरोप कनेक्ट है बाय लैंड। फरहान, जब मैं ये वाला टॉपिक करवा दूँ ना, जब मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मुझसे ये सवाल दोबारा करना, वहाँ पे इस पे बात करूँगा। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हो। अच्छा, ओशियन करंट जो होता है, करंट किसको कहते हैं? करंट का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल होगा और आपको परेशान करेगा, तो आपने इस पे बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लगता है लेकिन इसका एक मतलब भी है। और मतलब ये है कि पानी के बहाव को, फ्लो ऑफ वाटर को, जहाँ पानी बड़े लार्ज वॉल्यूम के अंदर बह रहा हो, तो हम ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर पानी का करंट है, यहाँ पर पानी का बहाव है, यहाँ पानी का फ्लो है। तो ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ करंट, तो ये कहीं अगर वर्ड आए ओशियन करंट, तो आपका दिमाग फौरी तौर पे इस तरफ जाना चाहिए कि ये पानी के बहाव की बात कर रहा है। मुबशरा तहसीलदार ने कोई जवाब दिया है, एशिया एंड यूरोप इज सेपरेटेड थ्रू कॉकेसस माउंटेन्स। मुबशरा ने जवाब ज़ाहिर है उस बच्चे को दिया जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन दोनों बच्चे मेरी बात सुन लें। इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक एक लफ्ज़ में आपको आपका कॉन्सेप्ट सेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो मैंने ड्राइंग समझानी है ना, वो समझ नहीं आनी है आप लोग को। इसलिए सिर्फ मुझे, मेरा भी इंटेंशन यही रखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, खुद भी वो सवाल बचा के रखें जब मैं कहूँगा कि आप कोई भी सवाल करो। ओशियन करंट्स, करंट कहते हैं किसी पानी के बड़े बहाव को। जब ओशियन करंट है, पानी का जो बहना है, आपको एक बात बताऊं कि आपके पास इस वक्त टोटल समंदर कितने हैं? आपके पास जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसमें कितने कितने करंट हैं, कितने तो पहले इस लफ्ज़ को भी समझाने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ।
कि जो ओशियन करंट है, जिसके बारे में मैं भी आपको कह रहा था कि ओशियन करंट किसी बला का नाम है, तो ओशियन करंट को हम फ्लो ऑफ वाटर कहते हैं, पानी के बहने को कहते हैं, राइट। और ये पानी का बहना जो है, एक वर्ड यूज होता है GYRE, जायर, गायर। जैसे आप वॉशिंग मशीन लगाते हैं और आपकी कभी किसी ने धुलाई करनी हो, मशीन लगाते हैं तो कब मशीन गोल गोल घूम रही होती है ना, तो वो जो गोल गोल घूमना है पानी का, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कि ये जायर है, ये गोल गोल घूमना। यानी कभी आपने किसी नहर के किनारे या किसी जगह पर आपने चीजों को, पानी को घूमते गोल गोल देखा हो, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड जायर। इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं गायर, जायर या कुछ भी है, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट इसके साथ समझना है कि जायर के साथ एक लफ्ज मैं और ऐड कर रहा हूं कि पानी का जो फ्लो है, पानी की जो रोटेशन है, पानी का जो घूमना है जमीन के ऊपर, वो क्यों है के सारे समंदर वो इस मूवमेंट के तहत, इस गोल मूवमेंट में घूम रहे हैं। कौन सा किधर घूम रहा है ये एमसीक्यूज है, कौन सा क्यों घूम रहा है ये एमसीक्यूज है। हाँ, भंवर। अब जो समंदर है वो एक बड़ा भंवर है, जितने समंदर गोल गोल घूम रहे हैं। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट कि वो किधर घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं, तो इस चीज का जवाब देना होगा कि जमीन के ऊपर या समंदर के ऊपर या कोस्टल लाइन पे अब जब आप ठहरोगे, समंदर को देखोगे, तो समंदर की लहरें आपकी तरफ आ रही होगी या जा रही होंगी आपसे दूर और आ रही होगी। इसका मतलब है कि समंदर के अंदर मूवमेंट तो है। ये मूवमेंट समंदर में क्यों है, मेरा सवाल है, तो उसके कुछ जवाब देना चाहता हूं आपको। पहली बात, जब समंदर के ऊपर सूरज चमकता है और एवेपोरेशन होती है, तो पानी वहां से उड़ जाता है, दूसरा पानी उसकी जगह लेने चला जाता है, इस वजह से है। एक बात, जमीन की रोटेशन की वजह से है। जमीन गोल घूम रही है ना, उसके ऊपर पानी है, जमीन घूम रही होती है तो पानी भी उसके ऊपर मूवमेंट में होता है। क्यों मूवमेंट में होता है? क्योंकि पानी जो है वो जमीन की सतह के ऊपर है, इस वजह से वो घूम रहा होता है। जैसे आप किसी बॉल को पानी में डिप कर दो और उसके बाद उसको घुमाओ, तो उसके अंदर से पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इस वजह से पानी गोल घूमने की कोशिश करेगा जमीन के ऊपर। और इस रोटेशन के साथ पानी को जमीन से बाहर कोई चीज क्यों नहीं निकलने देती? क्योंकि वो ग्रेविटी से पकड़ा हुआ है। पानी को जमीन क्यों जो है वो नहीं छोड़ती है, और पानी क्यों बाहर जाना चाहता है? तो एक लफ्ज यूज कर रहा हूं, कोरोलियस, कोरोलियस, कोरोलियस फोर्स, कोरोलियस, कोरोलियस फोर्स। जब भी ये वर्ड यूज हो, कोरोलियस फोर्स, आपका दिमाग फौरी तौर पे यहां आना चाहिए कि ये एक ऐसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो समंदरों में होती है। यानी फौरी तौर पर आपका दिमाग इस एमसीक्यूज, इस डायग्राम पे जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूं, आपका इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल मेरे कॉन्सेप्ट पे आपने आंख नहीं हटानी, जो जो लिखता जा रहा हूं, जो जो बताता जा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाएं, एक बार क्लियर करते जाएं। कोरोलियस फोर्स क्या है? कोरोलियस फोर्स ये है कि एक तरफ पानी की जान जमीन नहीं छोड़ रही, ग्रेविटी से खींच रही है, दूसरी तरफ जमीन घूम रही है तो पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल या ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से पानी जो है वो दरमियान में बेचारा रह गया। इसको हम ओवरऑल जो है कोरोलियस फोर्स बोलते हैं। लेकिन आपको ने जिस तरह मैंने समझाया, इस तरह टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है। बस ये बात समझने की जरूरत है कि कोरोलियस फोर्स का लफ्ज पानी की मूवमेंट के हवाले से इस्तेमाल होता है और ओशन करंट में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब पानी जो है जब पानी बुखारात बन के उड़ जाता है, तो पीछे समंदर के अंदर नमकियात रह जाते हैं। तो नमक की वजह से जो पानी है वो गहरा हो जा वो वजनी हो जाता है और पानी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब पानी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो साइडों का पानी वहां पर आने की कोशिश करता है। तो समंदर की जो मूवमेंट है, पानी के जो घूमने की मूवमेंट है, उसकी बहुत सारी वजूहात है जो मैंने आपको बता दी कि वो एवेपोरेशन हो सकती हैं, वो रोटेशन हो सकती है, वो ग्रेविटी हो सकती है, वो कोरोलियस फोर्स हो सकती है, वो सैलिनेशन हो सकती है। और मून नाइट्स, जब चौदहवीं की चांद होता है, तो उस वक्त भी जो पुल है मून की, वो उसको पानी को ऊपर की तरफ खींचती है कि आजा भाई। तो पानी को चाहने वाले बहुत हैं, जमीन भी है, हवा भी है, और हर हर जगह भी है। अब एक बात समझोगे मेरी सारे, जब हम ये बात मान चुके कि पानी घूमता है,
पानी जायज गोल भंवर में घूमता है और समंदर भी बड़े भंवरों में घूम रहे हैं। तो हम एक बात से सब लोग मुत्तफिक हो गए कि जो ओशियन करंट है वो पानी के गोल घूमने को कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो अब हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें समझना है वो ये कि जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट है नहीं, नॉर्थर्न हेमीस्फेयर में दो ओशियन करंट हैं, अभी दिखाता भी हूं, और साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर 3 ओशियन करंट है। और ये आपका एमसीक्यूज है जो मैंने लिख दिया आपको, 3 नॉर्थ में और एक उसमें। और साथ एक वर्ड लिख रहा हूं, क्लॉकवाइज घूमता है पानी ऊपर और नीचे पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये सारे एक्सप्लेन करता हूं अभी सिर्फ इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे लिख लो। ये आपके मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाला एमसीक्यूज है। क्यों ऐसी बात मैंने की है, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, कह दिया आपको, इसलिए कह दिया, समझना है इस बात को। मैंने कहा कि पानी जो है वो गोल घूमता है, तो पानी यहां पर यूं गोल घूम रहा है, यानी यहां पर जो नॉर्थ अटलांटिक है वो यूं घूम रहा है। इसी तरह जो आपका नॉर्थ पैसिफिक है वो भी ज़ाहिर यूं इस तरफ घूम रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको कहते हैं कि जिस तरफ हमारी घड़ी की सुइयां घूमती हैं, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और जो हमारा दूसरा समंदर है, यानी ये समंदर का पानी जब क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये पानी यहाँ से निकला ना, और ये यूं जा रहा है पानी, ये यूं जा रहा है पानी, तो ये मूवमेंट कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। और ये पानी ऐसे भंवर में घूम रहा है, यानी नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक जो हैं वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये मैंने क्लॉकवाइज का वर्ड लिखा आपके साथ, ये मैंने। और जो हमारे ये वाले करंट हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। इस बात पे तो किसी को एतराज नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों घूम रहे हैं अभी आपको ये साबित भी कर देता हूं मैं। अब एक बात को हम इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम एक बात और समझेंगे। होए होए, एक बड़ा हादसा हो गया। अब पता नहीं ये वापस कैसे आएगा, जेड से तो कंट्रोल जेड से वापस आता है। कोई बच्चा है आईटी का, ये वापस आएगा किससे? हाँ बताओ, कंट्रोल वाई से आ जाएगा। अच्छा, ओह यस, आई लाइक इट, थैंक यू थैंक यू। कंट्रोल जेड से तो फिर चले जाना था, मलिक फरोज बोंगे वापस लाना था जो लिखा हुआ था। अच्छा अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा और मज़ेदार करते हैं। ये जो हमारा एक समंदर समझाता हूँ, और वो समंदर है ये, जब आपकी ज़मीन घूम रही होती है तो यहाँ पर ज़मीन के पास जो पानी है वो इस तरह से जा रहा होता है, ये ऐसे जा रहा होता है। ये जो ब्लैक एरो है इसका मतलब ये है कि ये इक्वेटर के ऊपर है, और ये इक्वेटर वाला जो आपका पानी है इसके ऊपर सूरज की रोशनी की वजह से ये लाल एरो जो है ये गर्म हो गया। गर्म होने की वजह से ये यहाँ पे ज़मीन से टकराया, ज़मीन के अंदर भी गर्मी होती है और उसकी वजह से ये और गर्म हो गया बहुत सारा। इस गर्म पानी के ऊपर से यहाँ से ठंडा पानी आ गया। तो जहाँ ठंडा और गर्म पानी मिलते हैं वहाँ पर फोग होती है, वहाँ प्लाटून्स होते हैं, वहाँ पर फिशिंग होती है। अब समझ आई कि गर्म क्यों हुआ पानी, क्योंकि ये इक्वेटर से आ रहा है गर्म, ऊपर ज़मीन के साथ लग गया गर्म, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये पानी, यहाँ से ठंडा पानी, यहाँ से ठंडा पानी और यहाँ से ठंडा पानी, तो अब यूके के पास से जब ये गुजर रहा है तो ये ठंडा कर दिया इसने यूके की कोस्ट को, देखें, और नीचे आके ये फिर गर्म होने की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे होकर दोबारा इक्वेटर का हिस्सा बन जाएगा और इस मूवमेंट में ये पानी घूमता रहेगा। अब ये जो मूवमेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ की है, दिस मूवमेंट इज बेसिकली आ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपकी, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई, राइट। तो अब जब जैसे यहाँ हुआ तो यहाँ पर बिल्कुल इसके उलट होगा। कैसे इसके उलट होगा? यहाँ पर ये पानी नीचे की तरफ, साउथ की तरफ ये पानी यहाँ टकराएगा, उसके बाद ये पानी यहाँ टकराएगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, तो आगे ऊपर तो ठंड है, हायर लैटिट्यूड में ठंड है, तो ये यहाँ पर आगे ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। तो अब अफ्रीका के अंदर यहाँ पर नामिब डेजर्ट पढ़ा था आप लोगों ने, इस जगह पे नामिब डेजर्ट पढ़ा था। तो नामिब डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आके फिर ठंडा पानी लग रहा है उसके, और ठंडे की वजह से उसको मजीद कोल्ड कर देता है। और अफ्रीका की ये कोस्ट कोल्ड होती है क्योंकि वहां पर ठंडा पानी। तो इसका मतलब है पानी की मूवमेंट जो इसकी तरफ आ रही है वो भी, ये बात
बताती है कि ये पानी ये जिस इलाके की तरफ जा रहा है ठंडा या गर्म पानी, वो उस इलाके के ऊपर भी असरअंदाज होगा। अब ये जो मैंने तस्वीर यहाँ बनाई है, इसका स्क्रीनशॉट हम आखिर में लेंगे, लेकिन अभी हमने एक बात समझ ली है सिर्फ यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनी हमारी। तो अब ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे दो चीजें लिखी हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है वो क्लॉकवाइज है, इस तरह जो साउथ हेमिस्फेयर है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब ये समझ आया। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल ये आएगा कि दो है नॉर्थ में, अब यहाँ पे दो और कौन से हैं? एक आपका इंडियन ऐड हो जाता है इसमें, ये इंडियन एंटी क्लॉकवाइज, और एक यहाँ पे आपका पैसिफिक ऐड हो जाएगा, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ये दो बातें समझ आई जो मैंने बॉक्स में लिखी हैं, दो बातें, एक मैंने ये लिखा है और एक मैंने ये लिखा है, दोनों समझ आई ना बातें? ये अगर दोनों बात समझ आई तो 6 लाइंस हैं, 6 के 6 इसके एमसीक्यूज हैं जो इसके ओशियन करंट की मद में आ रहे होते हैं। अभी मैं आपको एक ओरिजिनल तस्वीर पे दिखाऊंगा और उस ओरिजिनल तस्वीर के साथ कुछ नाम लगे हुए हैं, उन नामों को हम याद कर लेंगे और उस तस्वीर को याद कर लेंगे, और जो आप लोग अपना फ्रेम बना रहे हैं ओशियंस वाला, वहां पर आप इसका नाम याद रखेंगे। जो एक दुनिया का सी है, जिस सरागोसा सी के नाम से दुनिया का वाहिद सी है जो विद आउट कोस्टल लाइन है। यानी दुनिया का कोई भी सी, मैंने आपको एक पढ़ाया था कि जब पहले मैंने कहा था कि ग्लेशियर्स होते हैं, फिर वो लेक में जाते हैं, फिर रिवर में जाते हैं, रिवर फिर सी में जाता है, तो जाहिर है सी के साथ, और रिवर मुल्क में होता है, सी मुल्क से बाहर होता है, तो कोस्टल लाइन होती है, हर सी की कोस्टल लाइन होती है। सरगोसा सी वाहिद सी है दुनिया का जिसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक के सेंटर में है। इस जगह पे जहां ये मैंने गोल दायरा बनाया मैंने, यहीं पर ही है, इसको सरगोसा सी कहते हैं। अब मैं आपको, अगर ये बड़ी बात समझ आ गई तो यहां पे मैं आपको दो बातें समझाना चाहता हूं। एक बात ये, एक करंट होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे वार्म या हॉट करंट, हॉट करंट, और एक लफ्ज मैं यूज करूंगा और एग्जामिनर यूज करेगा कोल्ड करंट। तो अगर कहीं लफ्ज लिखा है वार्म करंट या कोल्ड करंट, तो आप लोगों का दिमाग फौरी तौर पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमसे इन चीज़ों की बात कर रहा है। और अगर वो आपसे कहे, अब आपने मुझे कुछ चीज़ों के जवाब देने हैं खुद ही से, और मैं अभी वो जवाब आपसे लूंगा, लेकिन आपको पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर समझ आइए आप लोग? इस तस्वीर का एक स्क्रीनशॉट ले लें एहतियातन, क्योंकि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल तस्वीर दिखाता हूँ जो इन करंट्स को आपको ज़्यादा मज़े से एक्सप्लेन कर देगी। ये बिहेवियर हमारे समंदरों में पानियों का रहेगा, क्योंकि इक्वेटर पे जो पानी होगा उसकी वजह से यहाँ पर पानी इसी समत में होगा, और यहाँ से पानी फिर आगे यानी इस तरफ चला जाएगा और इसका पानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये तो रहेगा यहाँ पर। तो अब मैं ज़रा इसको बंद करता हूँ, आपके साथ इसकी ओरिजिनल तस्वीर शेयर करता हूँ, और गिव मी वन मोमेंट प्लीज़। ये जो तस्वीर अब दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये इसकी ओरिजिनल तस्वीर है। ओरिजिनल तस्वीर से मुराद कि ये बेस्ट तस्वीर है अभी तक की जो मुझे लगी, जहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ है ना ओशियंस, वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये पिक्चर देखें और इसकी तस्वीर ले लें। कुछ जगहों पर पानी रुका हुआ होता है, खैर उन जगहों की बात कभी अभी नहीं कर रहे, कुछ जगहों पे तो बहुत कुछ रुका हुआ होता है। अब देखें, ये है वो असल तस्वीर जिस तस्वीर में हम ओशियंस करंट को पढ़ते हैं और इनके नामों को पढ़ते हैं। तो आपने इनके नामों से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम पहले ही इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आ चुके हैं। मेरा कर्सर आपने फॉलो करना है, ये कर्सर है, इस कर्सर पे देखें, इस करंट को जो इक्वेटर से गुजर रहा होता है उसको हम इक्वेटोरियल करंट कहते हैं।
ये इक्वेटोरियल करंट देखें तो यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक का बता रहा हूँ, ये यहाँ से जाएगा किसमें, गल्फ ऑफ मैक्सिको में चला जाएगा ये पानी। जैसे ही गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ने सूरज की वजह से गर्मी को एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। यहां से जब ये पानी निकलेगा तो इस पानी का एक नाम होगा, उसको कहेंगे गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म होगी, राइट। ऊपर से एक इलाका है लेबराडर, वहां का पानी नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो लेबराडर और गल्फ स्ट्रीम जिस जगह पर मिलेंगे वहां पर आपका न्यू फाउंडलैंड बनेगा। नहीं, साउथ हेमिस्फेयर के अंदर चार नहीं है, ना ही, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस भी ऐसा नहीं है। मलिक फिरोज, मैं समझाता हूँ ये भी बात आपको, ये बातें हम पहले दिन कर आए थे लेकिन हम इस पर फिर बात करते हैं। तो आप लोगों ने इस फिलहाल जो बात समझा रहा हूँ ये समझ लो, फिर इस पर बताता हूँ कि वहाँ चार तीन क्यों है। तो ये गल्फ स्ट्रीम, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक, और नीचे जो करंट आ रहा है वो कैनरी हो गया, उस करंट का नाम है कैनरी। अब देखिए, आपको अगर ये सवाल आए कि कैनरी करंट जो है वो बेसिकली यूरोप और अफ्रीका के पास से गुजरता है, नॉर्थ अफ्रीका के पास से गुजरता है, और यहाँ पे इसको ठंडा इफेक्ट देता है, यहाँ पर ठंड मुहैया करता है इन इलाकों को, लेकिन बहुत कोल्ड नहीं करता है, लेकिन ये इक्वेटर के इलाके हैं। अच्छा, ऊपर जो नॉर्वेजियन करंट है फिर वो गर्म पानी है, क्यों, क्योंकि इस जमीन ने एब्जॉर्ब की हुई होती है सूरज की रोशनी, और इसकी वजह से इसको ये गर्म कर देती है। अब ये करंट क्लियर हुआ, दो नाम हमने सीखे, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडर और नॉर्वेजियन करंट। और ये नाम आपको, नामों के बाद लोकेशंस आपको बताएंगी कि जो रेड कलर के हैं वो गर्म हैं, जो ठंडे हैं वो ब्लू कलर के हैं। तो लेब्राडर करंट वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, तो आपका जवाब होगा कि ये कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम, आपको पता है कि मैक्सिको से निकलने वाले पानी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इस तरह नीचे आ जाए तो ब्राजील की का ईस्ट जो है वो देखें हॉट है, और ब्राजील का वेस्ट जो है वो पेरू करंट है, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है पेरू के पास, लेकिन ब्राजील के पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ब्राजील की तरफ आने वाला पानी गर्म होगा, लेकिन पेरू की तरफ वाला पानी क्योंकि नीचे से जा रहा है तो वो ठंडा होगा। इसी वजह से पेरू जो है और ब्राजील जो है दोनों सेम जगहों पे, सॉरी, ये जो लोकेशन सेम है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट कोस्ट गर्म और ठंडी पानी की वजह से है। जो नॉर्वेजियन में हीट यहां से आई कि सूरज होने का मतलब ये नहीं होता कि सूरज की रोशनी नॉर्वे में नहीं जा रही, सूरज की रोशनी तिरछी जा रही होती है। तो सूरज की रोशनी जमीन एब्जॉर्ब करती है, और पानी जब भी किसी लैंड को टकराता है तो उसकी जो जमीन की गर्मी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सादिया, क्लियर हुई बात? अब मलिक फिरोज आपकी बात, ये करंट ऊपर है वन, और ये जो दूसरा लेफ्ट पे भी पैसिफिक है और राइट पे भी पैसिफिक है, तो बेटा ये एक ही समंदर है ना फिरोज, तो एक ही करंट बनेगा ना। ये तस्वीर में तो वो दो आधे आधे दिखा रहा है, दोनों को मिला दे तो एक ही गोल नजदीक दायरा बनेगा। क्लियर हुआ, गुड। इसी तरह नीचे आ जाएं तो बेंगुएला करंट, पीरू करंट, कैलिफोर्निया करंट, तो आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम के साथ आपने लिखना है वार्म करंट। वार्म करंट के नीचे जो करंट आपको लाल में नजर आ रहे हैं वो सारे आपने लिस्ट कर लेने हैं। कोल्ड करंट जो आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं वो सारे आपने लिस्ट कर लेने हैं। और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बड़ा अच्छा सा है, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना। मैं एक एक्सरसाइज आपको करवाता हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा करंट होगा इस तस्वीर के मुताबिक? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन सा करंट होगा, ठंडा या गर्म? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ठंडा या गर्म? ठंडा या गर्म? वार्म वार्म वार्म। एक बच्चे ने कोल्ड लिखा है, आई डोंट नो, आप वेस्ट में होंगे। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट जो है बेटा ये बनता है। क्यों वार्म होगा? क्योंकि ये इक्वेटर से आ रहा है, गर्मी के इलाके से आ रहा है, और गर्म जमीन के साथ लगाया आके, और इस वजह से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कौन सा करंट होगा, गर्म या ठंडा? एक तो ये साउथ में है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि नीचे से जा रहा है तो कोल्ड होगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आप लोगों को मैंने गिब्जॉन पढ़ाया है, जो डेजर्ट है, तो वो कोल्ड डेजर्ट होगा। और वहां पर ठंड की वजह भी होगी, और ये इलाका तो वेस्टर्न कोस्ट ठंडी होगी और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो गर्म होगी कंपैरेटिवली। हाँ, कर्नल से पता चल रहा है। लेकिन हेरा, एक लम्हे के लिए कलर को भूल जाते हैं, एक लम्हे के लिए आइज को बंद करते हैं और हम देखते हैं कि नॉर्थ के करंट क्लॉकवाइज हैं, साउथ के करंट एंटी क्लॉकवाइज हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ में या ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पर जो करंट उसके ईस्ट में आ रहा होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, जो इसके वेस्ट में वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ईस्ट को करंट ऊपर से आ रहा है, वेस्ट को करंट नीचे से जा रहा है, साउथ से। तो हमारा जवाब तो फिर भी बन गया यही जो तस्वीर में है। तो बेसिकली आपको तस्वीर की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद आप ये बात हैंडल कर लोगे। अब एक चीज इसमें और बतानी है आपको, वो समझना जरा, वो ये कि ये जो हम जापान के पास आते हैं तो यहाँ पर एक लफ्ज लिखा हुआ है कुरोशियो। सवाल आंखों से लिखा हुआ नजर आएगा आपको पास पेपर्स में कि कुरोशियो करंट जो है वो कहाँ पे है। जवाब होगा जापान, जवाब होगा ब्राजील, जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये जापान में है, ये एशिया में है, इसका नाम कुरोशियो है। सवाल लिखा आपको नजर आएगा लिब्राडर किधर है, लिब्राडर ठंडा है या गर्म है, तो वहां पर भी आप इसका जवाब यूं दे रहे होंगे। तो आपने जो कुरोशियो है और ऊपर से ओयाशियो है, ये जिस जगह पे मिलते हैं फोग बनती है। जापान में इस जगह बहुत सारी फिशिंग होती है। दुनिया में जहां जहां कोल्ड और वार्म वाटर मिल रहे होंगे वहां वहां होगा। और ये दो जगह कुरोशियो और ओयाशियो और गल्फ स्ट्रीम और लिब्राडर, न्यू फाउंडलैंड और जापान की जो कोस्ट है यहाँ पर बहुत ज्यादा फोग की वजह से बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। ऑल क्लियर? तो आज के हवाले से बस करें या सिविलाइजेशंस करें, ये इतना ही था। और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मजीद भी समझ लोगे। इस पर कह रही है ग्राफ में तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, हमने तो 5 पढ़े हैं। समझो 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 समझो। ग्राफ में एक ये है जहां मेरा कर्सर है, 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। 3 तो करंट हमने पढ़े हैं। ये हमने पढ़े हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर में कितने करंट्स हैं, जो बड़े जायर्स हैं जो समंदर गोल घूम रहे हैं। और करंट नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज जो घूमता है वो 2 समंदर है। बेसिकली समंदर ही 2 हैं नॉर्थ में, और साउथ में समंदर 3 है, इस वजह से हम कहते हैं। काफी बच्चों के क्वेश्चन आ रहा है बस करें बस करें बस करें बस करें, कुछ कह रहे हैं करवा दें करवा दें करवा दें, कुछ कह रहे हैं सर रोला मुकाएं सर, कुछ कह रहे हैं सर ब्रेक दे दें सर, कुछ कह रहे हैं सर सिविलाइजेशन ना करवाएं सर, सर सिविलाइजेशन करवा दें सर, एनएफ है सर, हजम करना होता है हमने सर, सर करवा दें सर, सर बस करें सर, खुदा का नाम लें सर। और राइट, करवा दूंगा कोई बात नहीं। अगली क्लासेस अभी मेरे साथ आपकी हैं, सिविलाइजेशन 10 मिनट में होगा, 10 मिनट्स में करवा दूंगा। 7 सिविलाइजेशन हैं, उनके नेम्स लिखवाऊंगा और साथ साथ कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें डिटेल्स देनी है मैंने उनके साथ, इसलिए आप लोग तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी देर से। हाथ देखें मेरे, ये हाथ आपके जो देखने हैं ये क्या हैं? सैंडी टुनामी यूएस हॉट डेजर्ट्स। ओके, आप नोट भी करें। माफ़ी दे दिए सर, माफ़ी दे दिए, बस कर दिए, माफ़ी दे दिए जी, बस कर दिया जी। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, डोंट वरी। और चीज़ें जितनी हैं इंशाल्लाह कवर होंगी। वक्त के साथ साथ हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आ रहा होता है। थोड़ी बहुत क्लास के लेट शुरू होने या कुछ चीज़ से परेशान ना हुआ करें। ये क्लास का एनवायरनमेंट कंसीडर होता है, ये क्लास का माहौल कंसीडर होता है। आप घर में बैठ कर बिल्कुल बैंक मैनेजर ना बन जाए करें कि चीज़ सुई पे सुई लग गई और हमें भी जो है वो चार्जिंग लग जाए। थोड़ा सा मार्जिन दिया करें। चीज़ें जो हमने आज आपको डिलीवर करना होता है वो होता ही है डिलीवर, राइट। मैंने एक गोल बनाया था कि 3 चीज़ डिलीवर करूंगा, लेकिन ये एक लेक्चर में हम इसलिए भी डिलीवर नहीं करते हैं सारा कुछ, कि चीज़ें आप लोगों ने एब्जॉर्व करनी होती है और लिखनी होती है। तो जितने लेक्चर्स आप लोगों से कमेंट हुए हैं वो उसी में काम होगा। अगर जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा भी आपका बैच डिले हो गया तो 2 दिन हो जाएगा, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा लेक्चर, 2 और एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो क्या हो गया इस बात से। तो चीज़ों को बड़े इम्पैक्ट में देखा करें। लैंड ऑफ कैंगरू न्यूजीलैंड है। कीवी जो है वो उनको कहते हैं, न्यूजीलैंड को कहते हैं। अच्छा जी, मिसलीनियस ऑफ अफ्रीका करना चाहते हैं बच्चे। मिसलीनियस ऑफ अफ्रीका के लिए तहसीलदार के बच्चे अगर सारे बैठ जाए, सब इंस्पेक्टर के बच्चे जा सकते हैं। तो चलें जी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। तहसीलदार के बच्चे कह रहे हैं कि सबको जाने दें। ओए होए, अफ्रीका रह गया तुम लोग का। नहीं नहीं, तहसीलदार के बच्चे बैठो, अफ्रीका करो, शाबाश। कोई ज़्यादा मिसलीनियस नहीं है, उसके थोड़े से मिसलीनियस है। 5 मिनट लगाता हूँ, ये तो करना ही है, आज भी करना है, कल भी करना है।
जल्दी से करो मिसलीनियस, बस ठीक है, मुझे ये हिसाब पढ़ना था ना बाद में, तो मैंने करवा तो दिया। अच्छा मिसलीनियस लिखे जी, अफ्रीका के सबसे पहले एक वर्ड है एथोपिया, जल्दी से लिखो, जल्दी से, जल्दी से लिखो, जल्दी से। अच्छा किया याद दिलवा दिया। एक वर्ड है जी एथोपिया। एथोपिया का जो वर्ड है इसको अभी जो बच्चे सब इंस्पेक्टर के वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, उनको मैं ये चीज़ दोबारा से एज इट इज़ ही करवानी है, तो नो वरीज, राइट। जिंदगी इधर ही आपके आगे पीछे घूम रही है, अल्लाह पाक जिंदगी सलामत रखे आपकी भी और हमारी भी, तो हम आप लोग को करवाएंगे। और राइट, जज़ाकल्लाह जी, राव मुसद्दिक, खुश रहें। अच्छा अबसीनिया इसका ओल्ड नेम है, राइट, और इसको इस्लामियात में हबशा भी पढ़ते थे आप, तो ये हबशा कहलाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी